मैं खुद नंबर लगवाऊंगा। ओके करो या स्टार्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर नंबर 106। अच्छा भाई, एक चीज़ हमारी रहती है वो निकालें फाइनल अकाउंट के अंदर, पेज नंबर 235, 234, 234, पेज 234 के ऊपर पॉइंट 8 किताब निकालें, पेज 234 पे पॉइंट 8। वैसे तो हमने IAS 37 इतनी डिटेल से पढ़ लिया हुआ है कि हमें कंपनी लॉ के पेज नंबर 233 के आखिरी नोट को पढ़ के हंसी ही आएगी, क्योंकि IAS 37 में ज़्यादा डिस्क्लोजर मांगे हुए हैं इससे, लेकिन बहुत थोड़े डिस्क्लोजर कंपनी लॉ ने मांगे हुए हैं। पेज निकालो आप 233, लेकिन बहुत थोड़े डिस्क्लोजर मांगे हुए हैं कंपनी लॉ ने। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स और कंटिंजेंसीज में फ़र्क बताया था मैंने। कंटिंजेंसीज और कमिटमेंट्स ज़रा लिख लें क्या होती हैं। कंटिंजेंसीज तो कोर्ट केसेस वगैरह, कमिटमेंट्स लिखें फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यार एक और कमिटमेंट भी आपको बताई थी, गारंटीज। हमने किसी की गारंटी दी हुई है और अगर कोई प्लांट इंपोर्ट होना है तो उसका लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी ये कि हम इस काबिल हैं, इसके पैसे दे सकेंगे। तो कमिटमेंट्स में 3 बातें लिखें। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, नजर नहीं आ रहा होगा जिस तरह मैंने लिखा है, गारंटीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, मैं प्लांट खरीदूंगा। गारंटीज क्या, मैं किसी का लोन दे दूंगा, कमिटमेंट है ये मेरी। और तीसरी कमिटमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट, मैं बाहर से प्लांट मंगवा लूंगा। तो IAS 37 वाली बातें लिखी हुई हैं। इन डिस्क्राइबिंग लीगल केसेस अंडर एनी कोर्ट, एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, वेदर लोकल गवर्नमेंट ने केस किया है, लोकल अथॉरिटी ने या फॉरेन अथॉरिटी ने केस किया हुआ है। कोर्ट का नाम बताएं, किस कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोर्ट का नाम बताएं। एजेंसी और अथॉरिटी, FBR, NAB, एजेंसी और अथॉरिटी इन विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, NAB में प्रोसीडिंग चल रही हैं या कहाँ चल रही हैं। द डेट इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड क्या मतलब, जिस दिन केस शुरू हुआ, द डेट इंस्टीट्यूटेड जिस दिन केस शुरू हुआ। प्रिंसिपल पार्टीज, पार्टीज आपको पता है केस में जज के सामने 2 पार्टीज खड़ी होती हैं, प्रिंसिपल पार्टीज, एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्चुअल बेसिस, जिसको हमने IAS 37 में नाम दिया था नेचर ऑफ इवेंट, अंडरलाइन नेचर ऑफ इवेंट। फैक्चुअल बेसिस का क्या मतलब, नेचर ऑफ इवेंट के फैक्ट्री में आग लगी थी जिसकी वजह से एम्प्लॉयज ने केस कर दिया, डेट ये है केस शुरू होने की और ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है। फैक्चुअल बेसिस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द रिलीफ सॉट क्या मतलब, रिलीफ सॉट, जज साहब ने क्या खुशी की खबर सुनाई आपको, एंड द रिलीफ सॉट, रिलीफ होता है बेनिफिट। अगर जज साहब ने आपको खुशी की खबर सुनाई तो वो क्या खुशी की खबर है। तो ये मोटे मोटे डिस्क्लोजर हैं जो किस स्टैंडर्ड ने मांगे हैं, किसी स्टैंडर्ड ने नहीं मांगे, ये किसने मांगे हुए हैं, कंपनी लॉ ने। अब ये अल्फाज आपको बात करने की जरूरत नहीं है कि मोटा सा बस जहन में रख लें, नेम ऑफ कोर्ट एजेंसी या डेट कब शुरू हुआ केस, प्रिंसिपल पार्टीज कौन सी थी और केस की हकीकत क्या है। ये कुछ 4-5 आपने डिस्क्लोजर देने होते हैं अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। मुझे ये फील होता है कि कमिटमेंट्स की हेडिंग दे गया कंपनी लॉ वाला, नीचे कमिटमेंट्स के बारे में लिखना भूल गए। तो कमिटमेंट्स भी बतानी है और कंटिंजेंसीज भी बतानी है। तो पास्ट पेपर का क्वेश्चन 8 की लास्ट 2 एडजस्टमेंट्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए फाइनल अकाउंट कर लें। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 8 की लास्ट 2 एडजस्टमेंट्स जी। अच्छा, एक आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई थी नेस्ले की, उसमें मैं आपको 2 चीजें बता दूं। नंबर 1, एक तो ये कि कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स एक लाइन होती है जो बैलेंस शीट में नजर आती है और लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के नीचे ये लाइन लगी होती है और इस लाइन के आगे क्या लिखा होता है, डैश। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर नोट 15 में तफसील जाके देखें तो मैंने बताया था इसमें कुछ कंटिंजेंसीज कोर्ट केसेस हैं और कुछ कमिटमेंट्स वगैरह हैं कि मैं क्या खरीदूंगा, प्लांट खरीदूंगा। क्लियर। अब हम नोट बनाते हैं इसका पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 को सामने रखते हुए। तो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का पेज बता दें कौन सा है, 296। ये वाला इसी चलाना भाई।
ये आपने लिख लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, इनकी बुक पे भी लिख देना जब मैं डिस्कशन कर लूंगा इसके बाद। पेज नंबर 296, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8। आखिरी दो एडजस्टमेंट्स पढ़ लें जी। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें यार। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलॉन्ग विद अ नोट ऑन कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट्स का नोट बनाना है, कुछ भी नहीं, अंग्रेजी कॉपी पेस्ट करनी है। ऑन 18 जनवरी 14 को हमारा साल खत्म होने के कितने दिन बाद एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया 10 मिलियन का। जरा मैं देख लेता हूँ ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग, अभी मुझे डाटा पूरा पढ़ने दें। हो सकता है एडजस्टिंग इवेंट हो सकता है नॉन एडजस्टिंग हुआ, फिर तो हम वैसे ही फारग कर देंगे। एडजस्टिंग हुआ तो फिर एंट्री का सोचेंगे। 18 जनवरी को कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया 10 मिलियन का फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन नवंबर। एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसका मतलब है नवंबर में चीजें गलत बेची थी जिसकी वजह से हमारे खिलाफ आज केस हुआ। तो IS 10 की रोशनी में एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन अभी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना, सवाल कुछ और है। कहता है ये चीजें अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है, जिस तरह मैंने कही थी उस तरह नहीं है। HL लीगल काउंसिल एंटिसिपेट दैट HL वुड बी लायबल टू पे अप्रॉक्सीमेटली ₹3 मिलियन टू सेटल द क्लेम। HL का लॉयर सोच रहा है कि 3 मिलियन देने पड़ेंगे केस सेटल करने के लिए। क्या मुझे कोई बता सकता है साल के बाद की डेट आ जाए तो मैंने क्या बताया हुआ है, ये IS 10 है। और ये लफ्ज किस लिए यूज होगा, HL वुड बी लायबल टू पे अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन। आपको क्या लग रहा है, वुड बी लायबल डिस्क्लोज करने हैं? लॉयर का ख्याल है कि वुड बी लायबल टू पे 3 मिलियन। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज प्रोबेबल। ये तो 80-90% चांस है पेमेंट का। प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, प्लीज प्लीज इसको डिस्क्लोज नहीं करना। HL मे बी लायबल, मे बी लायबल, तो वुड बी लायबल का क्या मतलब, हाई चांस है पेमेंट का, लो चांस है, हाई चांस है। लायबिलिटी बुक करें IS 37 की रोशनी में। एंट्री बताएं, एक्सपेंस डेबिट मांगा कितना 10, मांगा कितना 10। लायबिलिटी किसकी बुक करेंगे, 7 की। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दें, वो आपकी मर्जी है। कम से कम कितने की लायबिलिटी बुक करें, 3 की। तो 3 की एंट्री करें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। 3 की प्रोविजन बना लें और बाकी 7 को क्या कर दें, डिस्क्लोज कर दें एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अभी इंशाल्लाह इसको सॉल्यूशन में जाके देखते हैं। 3 की एंट्री करवानी है आपने मुझे, 3 की एंट्री करवानी है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एट 31 दिसंबर 13 आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स एंड एग्रीमेंट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 65। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, पेंडिंग या ये चीजें आ गई हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, कभी आपने सुना है मेरे काम ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मींस अभी करने वाले रहते हैं। तो ये पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स हैं या डिलीवर्ड परचेज ऑर्डर हैं? इज इट कमिटमेंट और इज इट अ परचेज टू बी शोन ऑन द फेस? इज इट जस्ट कमिटमेंट या ये परचेज है? तो कमिटमेंट का क्या बनाना है, सिर्फ डिस्क्लोजर। नेस्ले वालों ने तो मैंने आपको कहा था बहुत ही कंजूसी से बनाया हुआ है कमिटमेंट का डिस्क्लोजर। वो नीचे जाके भी मैंने दिखाया था, कमिटमेंट की लाइन लिख के आगे लिख दिया इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब भाईजान इसका सोल्यूशन देखेते हैं। मुझे बताएं 3 रुपए की क्या करनी है, जर्नल एंट्री, और 7 को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर डिस्क्लोज करना है। इसके सोल्यूशन में ना थोड़ी बेहतरी मैं लाऊंगा, अभी जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसके सोल्यूशन में बेहतरी लाऊंगा। कौन सा क्वेश्चन है जी, 8। पहले तो जर्नल एंट्री करके इजी मार्क्स लेते हैं पेपर में। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये जी आंसर 8 है। प्रोविजन क्रेडिट करंट लायबिलिटीज में डाल दूं, ये गलती से ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डली हुई है। आप इसको सेपरेट शो कीजिएगा, आप इसको सेपरेट शो कीजिएगा। किस नाम से, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। ये ICAP ने पता नहीं अदर पेबल्स में डाल दी थी उस अटेम्प्ट में, मेरे से भी फिर उधर ही पड़ी हुई, अभी तक निकल नहीं सकी। तो इसको अगले साल इंशाल्लाह किताब में निकालने की कोशिश करूंगा और ला के नीचे डाल दूंगा लाइन में। ये प्रोविजन फॉर लिटिगेशन होगी, लायबिलिटी क्रेडिट। और डेबिट किधर मारना है, बोलें P&L में। P&L इस सवाल में मांगा नहीं हुआ था, वर्किंग में करके ना प्रॉफिट चाहिए था हमें, तो P&L वर्किंग में बना हुआ है। तो ये जी खर्चा डेबिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दें या अदर एक्सपेंसेस में डाल दें। वो ऑपरेटिंग का मतलब होता है एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस,
या अदर एक्सपेंसेस में डाल दें, अदर एक्सपेंसेस में डालना में ज्यादा बेहतर होगा। डन। तो व्हाट इज द जनरल एंट्री टू बी पोस्टेड इन बुक्स? मांगा कितना 10, देना कितना 3, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अब नोट भी मांगा हुआ है कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स का, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा, आपने दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इन जनवरी 14 क्लेम ऑफ 10 मिलियन वाज लॉन्च्ड बाय कस्टमर। नेचर ऑफ इवेंट लिख के आएंगे, नेचर ऑफ इवेंट दें या आप नेचर दें? अब तो डिस्क्लोजर मांगा हुआ है, डिस्क्लोजर मांगा हुआ है। तो इन जनवरी क्लेम ऑफ 10 मिलियन वाज लॉन्च्ड बाय कस्टमर अगेंस्ट गुड डिलीवर्ड इन नवंबर बीइंग नॉट, इसकी हेडिंग होगी नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Not according to agreed specification, the legal counsel is of the opinion that HL would be required to pay approximately 3 million to settle the obligation. Accordingly, a provision of 3 has been made. Books में कर दिए हमने, and 7 is a contingent liability. Done हो गया। Commitments के बारे में क्या लाइन लिखा है? Commitments for capital expenditure outstanding at 31 December 13 amounted to 65 million. ये इसकी एंट्री करनी है या ये सिर्फ डिस्क्लोज करना है? मेरी वैसे ये राय थी कि जब प्रोविजन का नोट मांग ही लिया ना उसने कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स का, तो फिर इसको एक ये भी बना देना चाहिए था, ओपनिंग बैलेंस 0, इस साल का खर्चा 3 है क्योंकि 7 की तो एंट्री नहीं करनी, और मैंने कहा था कैश की पेमेंट हुई नहीं, तो क्लोजिंग लायबिलिटी भी क्या है 3 की। इसका हमने नाम रखा था नोट का प्रोविजंस। तो अगर स्टेटमेंट फॉर्म में ये भी आई कैप बना देते तो जरा ज्यादा बेहतर होता। डन, बना लें प्रोविजंस का नोट। पेज नंबर है 322। अच्छा जी, कल वाले में कोई मसला? नोट्स नहीं मिले भैया, इन पे ना नोट्स पड़े होंगे, जरा इनको पकड़ा देते हैं। नहीं पढ़े हुए? वो भाई साथ ले गए, उनसे वापस लेके आए, उन्हें कहें यार 3 कॉपी आ जाती हैं। क्या हुआ है? कल वाला लेक्चर अपलोड हुआ है ना? हाथ खड़ा करके बताएं जरा, हुआ है? भाई आप कुछ तुम दुनिया में तो नहीं रह रहे? अच्छा, अभी तक अगर मैं ये अल्फाज बोलूं तो आपको इन अल्फाज के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन प्राइस का लफ्ज़ पता है? ट्रांजैक्शन प्राइस ये वो पूरी प्राइस होती है जो हम कस्टमर से लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ता है। एलोकेट किस में करना पड़ता है? बर्गर में, बोतल में और फ्राइज में, ऑन दी बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। बर्गर, बोतल और फ्राइज को कहते हैं सेपरेट वादे, 3 सेपरेट वादे। तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ये थी अगर अकेले इनको बेचा जाता, और ये थी ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे हमने एलोकेट कर दिया। अच्छा, अगली बात, सबसे पहले जब भी सवाल आ जाए हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे है कि नहीं, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे बर्गर, बोतल और ये आपने बेचने क्या क्या, चिप्स बेचने 450 का बेचने, 450 को तीनों में तकसीम करेंगे। और इसमें तो सेल ऑफ गुड्स है तो टेंशन ही नहीं लेनी, जैसे जैसे डिलीवर करते रहें चीज़ें वैसे वैसे सेल बुक करते रहें। तो वो टेबल पे उसने तीनों चीज़ें इकट्ठी ला के रखी, तो जब तीनों चीज़ें इकट्ठी ला के रखी तो साथ ही रेवेन्यू बुक कर लें। व्हेन सोल्ड जैसे ही उसने हमारे पास ला के रखी। अच्छा, इसके बाद डिस्काउंट एलोकेशन की बात हुई थी। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ बताएं, एक वैसे ही आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, ये जो हमने क्वेश्चन 3 किया था, होंडा सोल्ड अ कार टू इस कस्टमर फॉर 5 मिलियन, अगर इधर लिखा होता विद 2 ईयर फ्री मेंटेनेंस सर्विस, अगर लिखा होता 2 ईयर फ्री मेंटेनेंस सर्विस, तो मुझे बताएं इधर 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 इधर
होंडा नॉर्मली सेल्स कार एंड एनुअल मेंटेनेंस सर्विस फॉर 4.8 एंड ये तो 0.7 तो एनुअल मेंटेनेंस है ना। फिर सवाल कैसे शुरू करते अगर इधर लिखा होता होंडा सोल्ड अ कार टू कस्टमर फॉर 5 मिलियन, ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई जिसको तकसीम करना है। अब ढूंढनी चाहिए हमें इनकी फेयर वैल्यूज। हमारा 1 ईयर की जगह अगर लिखा होता 2 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसी सूरत में होंडा नॉर्मली सेल कार एट 4.8, कार की तो टेंशन नहीं, लेकिन मेंटेनेंस कितने साल की है, लेकिन ये 0.7 क्या है। तो अब समझ आ गई, अगर सवाल थोड़ा सा घुमा दे और इधर कितने साल डाल दे 2 साल, तो आप कैसे करते, आज के रजिस्टर पे लिखें, बल्कि छोड़ें ऐसे ऐसे कर लें, इस तरह का कोई सवाल इंशाल्लाह कर लेंगे। ये कार है, ये मेंटेनेंस सर्विस है। अच्छा मुझे बता दें ट्रांजैक्शन प्राइस की एग्री हुई है 5000 जिसे तकसीम करना है, और ये कौन सी प्राइस है, स्टैंड अलोन। अगर अकेले बेचें तो गाड़ी की अकेले की प्राइस कितनी है 4800, गाड़ी की अकेले की प्राइस 4800। अब बस सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हमें 2 साल का दे रहा है या 1 साल का, और पैसे इतने ही मांग रहा है, पैसे इतने ही मांग रहा है, पैसे इतने ही मांग रहा है। तो बता दें सर्विसेज हमें जो स्टैंड अलोन गिवन है वो स्टैंड अलोन कितने अरसे की गिवन है 1 साल की, लेकिन हमें कितने अरसे की चाहिए 2 साल की। कॉन्ट्रैक्ट को ना ओवरऑल आपने देख के एलोकेट किया करना है कि ओवरऑल चाहे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 10 साल की सर्विस यहां डालेंगे, एलोकेशन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लाइफ देखी जाएगी। तो व्हाट इज साल की मेंटेनेंस सर्विस 0.7, तो अगर मैं कहूं 2 साल सर्विस है तो 2 ज़रब 700, 2 ज़रब 700, यहां कितना आ जाता 1400, और इस बेस पे पूरा सवाल सॉल्व होता। और कल मैंने आपको बताया था ये फिगर भी पेपर में गिवन होती है, ये भी गिवन होती है, ये निकालनी पड़ती है, फिर ये एलोकेट होती है। डन जी। तो क्या चीज सीखी, कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल को देखना है या कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लाइफ को देखना है, पूरी लाइफ को देख के प्राइस तकसीम करनी। अच्छा ये मिसालें क्या थी, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, बोले सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, यानी फाइनेंसिंग मींस इंटरेस्ट वगैरह भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा था, हमने चीजें बेचनी थी इधर, पैसे बहुत देर बाद आने थे। कॉन्ट्रैक्ट में 5 शर्तें पाई जानी चाहिए, ये आगे 2 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें अगर 5 शर्तें ना भी पाई जाएं तो रेवेन्यू बुक हो सकता है, 5 शर्तें ना भी पाई जाएं तो रेवेन्यू बुक हो सकता है। ये हमारी स्लाइड नंबर 10 है, ये हमारी स्लाइड नंबर 10 है, फिर भी रेवेन्यू बुक हो सकता है। वो कौन कौन से 2 कॉन्ट्रैक्ट है, होंडा ने गाड़ी बेच दी, साइन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही फारग सा था, कॉन्ट्रैक्ट में समझ नहीं आ रही थी, फिर भी होंडा ने गाड़ी, सरासे ने पैसे, और पैसे क्या है, तो होंडा को रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। नंबर 2, मैंने जाके ये पेन खरीदना था, मैंने जब ये पेन खरीदना था तो मैंने उसको जाके पैसे पकड़ाए, और मैंने पैसे पकड़ाए कहा यार खुदा के लिए मुझे मंगवा दे, कल मेरी क्लास में चाहिए, मेरे से 10,000 पकड़ ले, बेशक मुझे वापस ना करनी, पेन मंगवा दे। तू पेन मंगवाए या ना मंगवाए ये पैसे रख खुदा के लिए बस। अब उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की होगी, क्योंकि वो कह गया यार इस शरीफ बंदे ने तो बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑफर कर दिया है, पैसे भी दे गया है और ये भी कह गया है, मैं पैसे भी दे गया है और ये भी कह गया है कि रख ही लेना अगर चीज ना आई। तो हो सकता है लोग जज्बात में ऐसा कह देते हैं, तो वो कह के चला गया। अब दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बाद में कहेगा भाईजान कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, मैं नहीं मंगवा सकता, इन सरकम दुबई की सारी फ्लाइटें बंद हो गई हैं, मादरत मैं नहीं मंगवा सकता। अब पैसे भी नॉन रिफंडेबल हैं, चले भी उसके पास गए, कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, टर्मिनेट। उस दुकानदार को जो लैपटॉप्स बेच रहा है या पेन बेच रहा है फीस सेंटर के बाजार में, फीस सेंटर कराची वालों लाहौर के अंदर एक मार्केट है जहां पे कंप्यूटर बिकते हैं, तो रिकॉर्ड किया जाएगा रेवेन्यू, डन। लेकिन अगर इसमें तीनों में से एक का जवाब भी नो आए, मिसाल के तौर पे सरासिफ ने को गाड़ी बेच दी, सरासिफ से पैसे, लेकिन पैसे रिफंडेबल हैं, तो इन तीनों में से एक का जवाब क्या आ गया, in both above scenarios if answer to any one point is then record cash debit liability credit, फिर होंडा करेगा cash debit liability credit, फिर सेल बुक नहीं कर सकता। और इधर भी देख लें, इन दोनों में से भी एक का जवाब क्या आ गया, नो, तो फिर जो पैसे आएंगे वो कहां जाएंगे, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट या कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट।
तो इसमें क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट। लेकिन इस इन यस की जगह अगर कोई एक भी, तो फिर कैश डेबिट। सर ये स्नैरी टू की एग्जांपल ये भी हो सकती है ना कि अगर हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो इसमें जो बयाना दे दिया और फिर कैंसिल। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। नहीं नहीं भाई, जो सही बात करे। अच्छा जी, व्हाट इज होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट? होली अनपरफॉर्म, ना कॉलेज वालों ने पढ़ाया ना आपने पैसे दिए, इट इज कॉल्ड एज होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ना आप मैकडोनल्ड्स में जाके खड़े हैं सुबह के घंटे के 1 घंटे के टेबल के ऊपर बैठे हैं, ना आप मांग रहे हैं ना वो बेच रहे हैं, क्योंकि आपकी शक्ल देख उनको पता चल गया भाई। ऐसी यार मिसाल दे रहा हूँ, कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं। अच्छा, तो वो उनको देख के मैं बैठा हुआ था, तो शक्ल देख के उन्होंने कहा मौलवी साहब ने क्या ऑर्डर करना है, छोड़ो पर यार बैठा रहने दो इनको। तो घंटे से मैं वहाँ बैठा हूँ, ना वो मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, ना वो जो मुझे चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, ना मैं कैश दे रहा हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होगा? द एंटिटी हैज नॉट ट्रांसफर्ड द गुड, उन्होंने मुझे नहीं बेचा बर्गर, एंड द एंटिटी हैज नॉट रिसीव्ड द। लेकिन इसमें ना पेनल्टी कोई नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उनको फिर निकलते हुए घंटा बैठने की पेनल्टी दे के आऊंगा ना, वो फिर उनका रेवेन्यू बन जाएगा, वो फिर उनका रेवेन्यू बन जाएगा। तो इसमें विदाउट पेइंग पेनल्टी, पेनल्टी दिए बगैर मैं बाहर निकल आया, ना उन्होंने पेनल्टी को पे की ना मैंने कोई पेनल्टी पे की। उनकी पेनल्टी पे करना तो यहाँ बनता भी नहीं था, शायद मुझे पेनल्टी पे करनी पड़नी थी, लेकिन मैं कोई पेनल्टी पे किए बगैर मैं बाहर निकल आया। तो बोलें ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं? अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। पैरा 12 स्टैंडर्ड का, पिछले सफे वाला पैरा 15 है, और उससे पिछले सफे वाला पैरा नंबर 9 है। यार ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपके पास नहीं है, नोट्स इधर दे दें। आप ऐसा करें कि किताब निकाल लें आज। सर किताब में भी तो 70-80 सफ़े हैं, वो हमारे पैसे ज़ाया करवाने के लिए डाले हुए हैं। किताब निकाल लें। यार ये नोट्स रख लो, ऑनलाइन वालों को भी ऑफर है। आपका नाम क्या है? फहीम। ऑफिस टाइमिंग में आके इन 3 लेक्चर्स के नोट्स अभी तक फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं अलॉन्ग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है? इनके पास कॉपीज अवेलेबल हैं, पेज 90। लेकिन ये नहीं कि क्लास के बाद आप उठ के 10 कॉपियां लेके जा रहे होंगे। मेरे ऑनलाइन में 10 दोस्त हैं। अच्छा, पेज नंबर कौन सा यार? 92। भाईजान कोई स्लाइड का नंबर बता दे जल्दी जल्दी, स्लाइड का नंबर। स्लाइड पे ना नंबर ये नज़र आएंगे, वो उन लोगों को स्लाइड पे नंबर नज़र आएंगे जो हजरात स्लाइड को कंप्यूटर में देख रहे हैं। कंप्यूटर में अगर आप स्लाइड को नहीं देखेंगे तो नंबर नज़र नहीं आएंगे। बहुत छोटा सा यहाँ 9 लगा हुआ है, नज़र ही नहीं आ रहा, इससे छोटा हो नहीं सकता। बहुत छोटा सा यहाँ 9 लगा हुआ है, बल्कि जब मैंने प्रिंट आउट लिए तो ये 9 गायब ही हो गया है। तो ये स्लाइड नंबर 9 है, ये स्लाइड नंबर 9 है। लिंक करते रहें खुदा के लिए। स्लाइड नंबर 9, किताब का पेज नंबर 92 यार। किताब भी साथ खोलें ना, हिम्मत करें। स्लाइडों को फारिग करें, किताब साथ खोलें। स्लाइड नंबर 9 आप सॉफ्ट में भी डाउनलोड करके ढूंढ सकते हैं, 1 2 3 गिन के। पोर्टल नहीं चल रहा? पोर्टल से कितने लोगों का डाउनलोड हो रहा है? अच्छा यार, ये कौन सी स्लाइड है? टर्मिनेट होने वाला और नॉन रिफंडेबल सरासिफ को गाड़ी बेच दी, ये कौन सी स्लाइड है? ये स्लाइड इससे अगली है, ये स्लाइड नंबर 10 है, ये स्लाइड नंबर 10 है। पैरा छोड़ो यार, पैरा नंबर अभी मैं नहीं पूछ रहा, जो लिंकिंग अभी मैं करवा रहा हूं वो करो। ये स्लाइड नंबर 10 और एक और स्लाइड है अगले ये डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट वाली कौन सी स्लाइड है? स्लाइड नंबर 11। किताब में खोलें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.3। ये कौन सी स्लाइड होगी जी? 11। यार आप थोड़ा सा टाइम दें, किताब से भी इन चीज़ों को पढ़ लें, कोई नहीं रिवीजन ही हो जाएगी। स्लाइड नंबर 9 जो हमारी होती थी, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये
स्टैंडर्ड का पैरा नंबर लिखा होगा मैंने, ये स्टैंडर्ड का पैरा नंबर 9 है और हमारी लकीली स्लाइड नंबर भी छोड़ दें, स्लाइड सब नोट्स छोड़े, इधर देखें। द जनरल IFRS अप्लाइज ओनली इफ द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा यार, अप्रूवल कितने किस्म की होती है? ये ना कॉन्ट्रैक्ट की छोटी छोटी बातें रोजाना रह रही थी। असल में मेरा दिल ये था, मैं ये नहीं चाहता कि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट बैठे कि ये स्टैंडर्ड थ्योरी बेस्ड है, ये स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बेस्ड है। मैं जानबूझ के पहले दिन ये थ्योरी नहीं करवाई थी ताकि आप ये कहें थ्योरी बेस्ड चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये क्या बोर सा स्टैंडर्ड है। आज 10-15 मिनट देने पड़ेंगे हमें, ये थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं, गौर से समझें। द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। आप गोरमे में गए, आपने जाके ब्रेड पकड़ी, ब्रेड पकड़ के आपने जो है वो शॉपर में डाली, उन्होंने कहा शॉपर के भी पैसे होंगे, आपने कहा छोड़ो, आपने ब्रेड ऐसे ही पकड़ ली, आपने कहा मोटरसाइकिल की टंकी पे रख लेंगे, रास्ते में इसलिए कौन सा गिर जाना है, और ब्रेड को कहा आगे हाथ पकड़ ली। अच्छा, तो अब वो ब्रेड के आप पैसे देके चले गए, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ओरल भी नहीं है, बिजनेस प्रैक्टिसेस, आप बोले भी नहीं, आप हैंड फ्री पे दोस्त से बातें कर रहे थे, हाँ यार लीज चल रहा है, अच्छा लेसी के केस में राइट ऑफ यूज, आप ये बातें कर रहे थे दोस्त से, रिवीजन कर रहे थे आप अपनी, तो बिजनेस प्रैक्टिसेस है, बिजनेस प्रैक्टिसेस है। इस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इनवैलिड? वैलिड। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट्स। हमारा क्या राइट है? ब्रेड लेना, और उनका क्या राइट है? पैसे लेना, गुड्स डिलीवरी एंड कैश पेमेंट। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई, एंटिटी कौन होता है? सेलर। द गोरमे कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स तो उसी वक्त हो गई ना, पैसे आपने सिर्फ दे दिए, लेकिन मिसाल के तौर पे 30 दिन का उधार भी हो सकता था। पॉइंट 4, द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब देखें, दो शॉपकीपर हैं, दोनों मिसाल के तौर पे दोस्त हैं, एक की दुकान जो है वो लाहौर के अंदर है, कहाँ लिखा हुआ है मैंने, हाँ, एक की दुकान लाहौर के अंदर है और दूसरे की दुकान कराची में है। टू शॉपकीपर्स आर इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग मोबाइल शॉप्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। द मोबाइल ऑर्डर्स आर प्लेस्ड बाय कस्टमर्स ऑनलाइन एंड शॉपकीपर्स देन डिलीवर द मोबाइल यूजिंग द कोरियर सर्विस। आ जाओ इधर। अच्छा, द शॉपकीपर इन लाहौर, ये लाहौर के हैं, द शॉपकीपर इन लाहौर, थोड़ा सा इधर है ना बस, ये नजर आ रहे हैं? The shopkeeper in Lahore has received online order from a customer. इनको कराची के अंदर जो है वो बिलावल का फोन आया कि मुझे मोबाइल चाहिए। The mobile ordered is not there in stock at Lahore. बिलावल कराची, सॉरी गड़बड़ होगी, इधर का कोई बोल दें, शेख रशीद लाहौर में है? अच्छा, वो तो इस्लामाबाद में है, लाहौर का बोल रहे हैं। इंजमामुल हक, द शॉपकीपर इन लाहौर, इसको इंजमाम का फोन आया, भाई मोबाइल चाहिए। द शॉपकीपर इन लाहौर हैज रिसीव्ड एन ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर इन कराची। इसको कराची से, तो सही हो रहा था ना यार, सही हो रहा था, बिलावल का मिक्स हो गई चीजें। चुप। द शॉपकीपर इन लाहौर, ये शॉपकीपर है लाहौर में, इसको ऑर्डर आया है कराची के कस्टमर से, बिलावल से ऑर्डर आया है। द मोबाइल ऑर्डर इज नॉट देयर इन स्टॉक एट लाहौर, और इसके पास लाहौर में दुकान पे स्टॉक मौजूद नहीं। Therefore he requested the shopkeeper in Karachi. I am from Karachi. ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, मैं मेमन हूँ। अच्छा, कहा मोबाइल ऑर्डर इज नॉट देयर इन स्टॉक एट लाहौर, Therefore he requested the shopkeeper in Karachi. उसने कराची में शॉपकीपर अपने दोस्त को कहा, सर वो मैं आपसे पढ़ता था, आप ऐसा करें डिलीवर कर दें उसको मोबाइल चुप करके, टू हिज कस्टमर, इसके कस्टमर को, इन कराची, एंड इन एक्सचेंज, और बदले में मैं क्या करूंगा, देख के बता दें, बदले में क्या होगा? बदले में होता है कल कला को कोई ऑर्डर इधर का हो तो वो फिर हम डिलीवर कर देंगे। बैठ जाए। इन फ्यूचर ही विल डिलीवर सेम मोबाइल फॉर कराची शॉपकीपर टू हिज कस्टमर इन लाहौर। तो ये एक अच्छा, इस तरह का ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके दरमियान भी ट्रांजैक्शन होती हैं। पीएसओ के पेट्रोल पंप के ऊपर कोई ऑयल की ज़रूरत पड़ी कराची में, इधर शेल के पेट्रोल पंप के अंदर कोई था, तो आपस में एक दूसरे को कह देते हैं यार हमारे कस्टमर उधर तुम्हारे पास आ रहा है, ये कहते हैं हमारा कस्टमर तुम्हारे पास इधर आ जाएगा। तो इस तरह की ट्रेड चलती रहती है। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। ये जो है इसकी कमर्शियल नीयत नहीं थी, सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना था, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी थी। द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज, द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ वाली नहीं, मेरी और इसकी, दो दुकानदारों की आपस में। लिखें द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बिटवीन शॉपकीपर्स, द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बिटवीन हैज नो कमर्शियल नियत, कमर्शियल नियत कोई नहीं है। प्रॉफिट, दुकानदार एक दूसरे से तो नहीं प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे? सोच के बताएं, कोई मॉडल शॉर्ट हुआ है मोबाइल का,
तो एक दूसरे से प्रॉफिट तो नहीं कमाने लग जाएंगे। कमा सकें तो फिर तो और बात है, फिर तो वो पहले दुकानदार दूसरे को बेचेगा ना, फिर तो बेचेगा, फिर तो ट्रांजैक्शन ही और होगी। The exchange transaction has no commercial niyat because the amount of entity's future cash flow is not expected to change as a result of future cash flow change नहीं होने, बिलावल ने स्टिल उतने ही पैसे देने हैं। और कल कला को, अभी तो इसके पास कस्टमर आया था ना, कल कला को मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, उसने भी उतने ही पैसे देने हैं। तो फ्यूचर के कैश फ्लो हमारे चेंज होने वाले नहीं है। सिमिलरली मैं सरासिफ कहते हैं यार मेरे पास जो है वो 2010 मॉडल की गाड़ी है, मैं कहता हूँ यार मेरे पास भी 2010 मॉडल की गाड़ी है। सरासी कहते हैं मेरे पास भी 1600 सीसी है, मैं कहता हूँ मेरे पास भी 1600 सीसी है। सरासी कहते हैं उसकी माइलेज लाख हो गई है, मैंने कहा मेरी की भी तकरीबन 99,000 हो गई है माइलेज। तो ऐसा करेगा गाड़ी एक्सचेंज कर लें। सरासी ने कहा क्यों? मैंने कहा महल्ले वालों पे रोक पड़ते गाड़ियाँ चेंज करते हैं। हमने गाड़ी चेंज कर ली। अब इज देयर इज अ कमर्शियल सब्सटेंस? देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। और शादियों में तो आपने देखा होगा, बहन भाई तो ये बहनें हों या भाई हों, तो तू मेरे कपड़े पहन ले, तो ये चलता रहता है ना। तो अच्छा, तो ये क्या होता है? इट इज अ कमर्शियल सब्सटेंस। ये रोब शॉप डालने के लिए चीजें होती हैं, इसकी कमर्शियल नियत नहीं होती। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फिर ये नहीं है, ये जो दुकानदारों के दरमियान हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें कौन सी शर्त मिसिंग है? 0.4 वाली। रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू चेंज। नहीं, लिखें नो चेंज इन कैश फ्लोज। नो चेंज इन कैश फ्लोज में चेंज नहीं आना। क्यों नहीं चेंज आना? बिलावल से पैसे इसको मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे इसकी बजाय, एंड सिमिलरली कल कल को दूसरा कोई कस्टमर इधर आ जाएगा। नो चेंज इन कैश फ्लोज। वो फिर प्राइस वो आपस में एडजस्ट नहीं करेंगे, वो कस्टमर पे करेगा। अगर हुई तो आपस में दूसरे को दे दें, कह सकते हो आप, लेकिन उस बहस में जाओ। इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसीडरेशन। यार ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द, ये पॉइंट IAS 18 में नहीं था, पुराना स्टैंडर्ड था IAS 18। चुप यार, पुराना स्टैंडर्ड था IAS 18, नया स्टैंडर्ड कौन सा है? IFRS 15। IFRS 15 ये कॉन्सेप्ट लेके आया, IAS 18 में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। IFRS 15 कहता है कि आप सेल बुक की ना करो जहां पे आपको पैसे आने की उम्मीद ना हो। ये बैड डेट नहीं है। इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। पहले दिन ही सोचो कि प्रोबेबल है तुम्हें कंसिडरेशन या नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इसकी एक मिसाल दी थी, मरी के अंदर जो पिछले दिनों हादसा हुआ, उसके अंदर अब गाड़ियों में लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, अब लोगों के पास पैसे वॉलेट से ख़त्म हो गए हैं, दुकानदारों ने चीज़ें महंगी कर दी हैं, लेकिन कोई एक खुदा तरसी वाला दुकानदार था और कोई एक बेचारा गाड़ी में बैठा हुआ बंदा उसके पास गया, यार कोई चीज़ हमें दे दें, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है। अब जो है दुकानदार ने कहा यार इसको ना, पैसे पूसे बेचारे के पास पता नहीं है, तो दुकानदार ने कहा यार अपने छोटे को, यार इसको ना 10 बिस्किट दे दो, चलो इनके बच्चे बैठे हैं, 10 बिस्किट दे दो, 5 जूस दे दो, बस खत्म। इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। इट इज, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करके बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट करें, ये स्टैंडर्ड इस अप्रोच को पसंद नहीं करता। ये स्टैंडर्ड कहता है पहले दिन से ही रेवेन्यू ही बुक ना करो, पहले दिन से। तो लिखें अगर कस्टमर से और ये ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, दुनिया में हो जाती हैं यार, दुकानदार कई दफा ऐसा कर देते हैं, दुकानदार कई दफा ऐसी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ठीक है, आप दही भल्ले वाली दुकान के ऊपर गए, अब वहां जाके आप दही भल्ले खाई जा रहे हैं, किसी ने आके देखा, किसी ने आके दुकानदार को कहा यार मुझे भी दही भल्ले की प्लेट दे दे। दुकानदार ने कहा अच्छा चलो यार ये लो, आप भी रख लो। अब पैसे उससे नहीं लिए, तो इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल तो अगर कलेक्ट करना है कैश तो रेवेन्यू बुक कर लें, अगर नहीं करना तो ना करें। तो लिख लें रेवेन्यू उतना ही बुक होगा जितने सेल के पैसे आने की उम्मीद है, और अगर नहीं उम्मीद तो रेवेन्यू बुक ही ना करें। रेवेन्यू उतना बुक होगा जितने सेल के पैसे आने की उम्मीद है। जी, क्वेश्चन 1 नीचे आए। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने लगा हूं। स्टैंडर्ड का पैरा 15, हमारी स्लाइड नंबर 10। अंजुम ने एग्री किया 1 मार्च को कि वो 5 कटिंग मशीन्स बेचेगा डॉलेंस को। डॉलेंस को कटिंग मशीन की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन द ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट ईच पार्टीज राइट्स कैनॉट बी आइडेंटिफाइड। कौन सी चीज पूरी नहीं हो रही? ईच पार्टीज राइट्स कैनॉट बी
आइडेंटिफाइड। सेकंड पॉइंट पूरा नहीं हो रहा। तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा वाला है या मसले वाला है? मसले वाला है ना। 31 मार्च 2016, एक महीने बाद, अंजुम डिलीवर्ड द गुड्स। अंजुम ने डॉलेंस को चीजें बेच दी, डॉलेंस ने उसे पसंद कर लिया। 10 दिन के बाद डॉलेंस ने पैसे भी दे दिए, मेड द फुल पेमेंट एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। और पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। क्या रेवेन्यू बुक होना चाहिए? एक मसला है कॉन्ट्रैक्ट में, स्टिल रेवेन्यू बुक होना चाहिए। ये स्लाइड नंबर 10 पे हमने पढ़ा था। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन है डिलीवर करने की या कर दी? द सेलर हैज नो ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड, जिसको मैंने पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ था, वी हैव डिलीवर्ड गुड्स to the customer and all or substantially all of the consideration promised by customer has been and by the entity and the amount is। तो ये कौन सी स्लाइड थी जी? स्लाइड नंबर 10 थी, ये वाली। ओके, the contract has been terminated and the consideration received from the customer is। ये भी कौन सी स्लाइड थी? स्लाइड नंबर 10, सिनेरियो 2 था। अच्छा, सिनेरियो 2 की एग्जांपल अगले सफे पे, टर्मिनेशन वाली। एक सीए फर्म ने एग्री किया है कंसल्टेंसी सर्विस देने को लीडिंग स्कूल को। सीए फर्म ने राइज वालों को कहा हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं, हमारे से मशवरे लें। अ नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 50,000 रिसीव, अब वाली बात, अ नॉन रिफंडेबल एडवांस इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑन जनवरी 12। सेलर को कितना एडवांस आ गया? 50,000। द फाइनल पेमेंट टर्म्स वर नॉट क्लियर एज पर एग्रीमेंट में मसला है। ऑन 15 जनवरी द कॉन्ट्रैक्ट वाज टर्मिनेटेड। 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। बता दें ये रेवेन्यू बुक करें? क्यों बुक करें? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, पैसे आ गए हैं और आने वाले पैसे क्या हैं? तो रेवेन्यू बुक कर लें या लायबिलिटी में डालें? रेवेन्यू बुक कर लें। डन। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो आया तो आपने कमेंट करके आना कि रेवेन्यू बुक करना है या नहीं करना। डन। और आखिरी बात क्या पड़ी थी? अगर दोनों पार्टीज परफॉर्म ना करें, होली अनपरफॉर्म और इन द एंड पेनल्टी भी पे ना करनी पड़े, तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। अ शॉपकीपर एग्रीड टू डिलीवर 30 कंप्यूटर्स टू मिस्टर उमर विद इन 3 मंथ्स। शॉपकीपर ने उमर को कहा मुझे तुम्हें 30 कंप्यूटर 3 महीने में दे दूंगा। एज पर द एग्रीमेंट शॉपकीपर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। शॉपकीपर कॉन्ट्रैक्ट को किसी टाइम कैंसिल कर सकता है बिफोर डिलीवरी से पहले। In case of cancellation, shopkeeper is not required to pay any penalty to Umar। कहीं लिखा हुआ है पैसे आए, कहीं लिखा हुआ है डिलीवरी हुई या होनी है? ना पैसे आए ना डिलीवरी हुई, तो और पेनल्टी भी पे, तो ना पैसे आए ना डिलीवरी आई ना पेनल्टी आई, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है? क्या पार्टीज कैंसिल कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट को? कर दें, बस कॉन्ट्रैक्ट फारिग है। इसकी हेडिंग पढ़ें क्या है? डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इफ ईदर पार्टी कैन टर्मिनेट इट। अगर हर पार्टी टर्मिनेट कर सकती है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है जी। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता अगर होली अनपरफॉर्म्ड है। होली अनपरफॉर्म, ना बेचने वाला बेचे, ना खरीदने वाला पैसे दे। ओके, अनपरफॉर्म्ड और पेनल्टी का सुन लें। आप आके राइज में बैठे हैं और मुआहिदा क्या हुआ है कि आप किसी भी वक्त उठ के जा सकते हैं। मुआहिदा क्या हुआ है? आप किसी भी वक्त क्लास से उठ के जा सकते हैं। 1 2 3 दिन आप क्लासों में बैठे हैं, आप किसी वक्त उठ के जा सकते हैं और जाते हुए आपने कोई पेनल्टी पे नहीं करनी। अब राइज वालों ने कोई आपको सब्सटेंशियल सर्विस दे दी है या ऐसी 1 2 दिन की क्लासें दी हैं? तो राइज वालों ने कोई सर्विस भी आपको ऐसा नहीं दी। एक टॉपिक के 1 2 लेक्चर पढ़ने से क्या कमाल आपने कर लेना है? ना राइज वालों ने कोई सर्विस दी, ना आपने कोई पैसे दिए, ना कोई पेनल्टी देने का वादा किया आपने कि मैं जाऊंगा 2 दिन क्लासों में बैठ के पेनल्टी, ना पेनल्टी देने का वादा किया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है? डन। अच्छा जी, इट्स ओवर नाउ। अब आज के नोट्स की तरफ आएं। आज के नोट्स में खोलने की जरूरत नहीं, अभी खुलवाने पड़े मैं बताऊंगा। अगला पॉइंट कौन सा पढ़ना है हमने? कुछ पास पेपर के क्वेश्चन करने थे लेकिन बातों में टाइम ही इतना लग जाता है, पास पेपर क्वेश्चन को पेंडिंग ही डाल देते हैं। कोई मसला नहीं, आसान से पास पेपर क्वेश्चन है। फिलहाल यार कल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। पास पेपर का क्वेश्चन 5 निकालें, कल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। सर कल वाले कॉन्सेप्ट का नाम बताएं। सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न। सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न।
पास पेपर का क्वेश्चन 5 पढ़ें जी। जल्दी जल्दी पढ़ के वो डब्बा बना दें, वो जो छह बातें कल हमने डब्बे में लिखी थी। Sale with the right of return at time of delivery, at time of return। होमवर्क वाला सवाल हो गया था। पास पेपर के क्वेश्चन 5 का पेज नंबर 139। चलें जी रिवीजन करते हैं सवाल की। अच्छा ये 3 एग्जांपल्स आप पढ़ लेंगे जो किताब के 2 सफ़े मैंने पढ़ाए हैं आज। 3 एग्जांपल्स दोबारा पढ़नी है जाके। यार ये पहले 5 का ये करें, लिस्ट द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिकॉर्डिंग रेवेन्यू। स्टेप 5 जो थे हमारे सारे, ठीक है जी। नहीं पेमेंट टर्म्स वगैरह नहीं, ये 5 लिस्ट 5 स्टेप इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इन्वॉल्व्ड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? वो जो हमारी सबसे पहली क्लास थी, पहली क्लास में क्या आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, और चौथा और पांचवी, ठीक है। जैसे जैसे आप चीजें डिलीवर करते जाएं वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करते रहें। कॉन्ट्रैक्ट वाली 5 नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस और पार्टीज राइट्स वो वाली नहीं, वो तो फिर लफ्ज लिखा होता लिस्ट द 5 कंडीशंस टू बी मेट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी आइडेंटिफाइड, इस किस्म का कोई लफ्ज होता। अच्छा जी, ऑन यकम जून रावी डिलीवर्ड 500 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू ब्रेवो। यकम जून को डिलीवर कर दिए ब्रेवो को एट ₹200 पर यूनिट। ये सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। BL इमीडिएटली पेड द अमाउंट एंड ऑब्टेन कंट्रोल अपॉन डिलीवरी। पैसे भी फौरन दे दिए और साथ डिलीवरी भी होगी, चीजें दे दी गई। BL इज अलाउड टू रिटर्न द अनयूज्ड आइटम्स विद इन 30 days and receive a full refund. RL's cost of product is 150 per unit and it uses perpetual system for perpetual। ना भी लिखा हो कॉस्ट दे दो, कॉस्ट की एंट्री कीजिएगा। ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट है। 29/18 BL रिटर्न 20 यूनिट्स। BL ने कितने यूनिट्स वापस कर दिए? 20 यूनिट। सिर्फ किताब पे देख मेरे भाई, पास पेपर क्वेश्चन 5, कुछ और चीजों को। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ RL ऑन यकम जून एंड 30 जून अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। ये 2 मैंने नहीं कराया था, ये मैंने आज कराना है, 1 मैं आपको करवा दूं। बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा RL एस्टिमेट दैट 5% यूनिट विल बी रिटर्न्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 days। भाई ये ना कल रिक्वायरमेंट में मैंने बताया था चीजें कितनी वापस आई हैं, आज रिक्वायरमेंट में एक्सपेक्टेशन बता रहा है और चीजें जो वापस आई हैं ना वो यहां बता रहा है। समझ आई बात की? तो बताएं कितनी गोदाम से डिलीवर की, कितनी वापस आ जानी है? 5%। लेकिन हकीकत में कितनी वापस आई? 20। डन। 20 को फारिग करें, जो वापस आई उनको फारिग करें। पहले ऐसा करें, पहले आप मुझे ये वाला कॉलम बनवा दें, पहले आप मुझे ये वाला कॉलम बनवा दें जी। पहली हेडिंग बोलें क्या है? हाँ जी, क्या? गुड्स बेची कितनी जी? 500। अगला कॉलम क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न कितनी है? 5%। कैलकुलेटर पकड़ें, 500 का 5% 25। एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। कितनी बेची, कितनी वापस आ जानी है? ये सब मैं किस दिन खड़े होकर सोच रहा हूँ, यकम जून को या 30 जून को? यकम जून को सोचूंगा। जो भी कुछ होना है वो तो होगा 30
जून को। अंदाजे कब लगाऊंगा कि कितनी वापस आएंगी? यकम जून को। क्या अंदाजा लगाया कितनी वापस आ जाएंगी? 5%। आप बता दें एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बैलेंसिंग 470। डन जी। ये कैलकुलेशन आपने पेपर में खड़े होकर किया करनी है किस दिन? यकम जून को। यकम जून को करनी है। और अब इंतजार किस दिन का करना है? 30 जून को। अल्लाह करे 25 से कम ही चीजें वापस आए। सोचा तो क्या हुआ कितनी वापस आ जाएंगी, लेकिन हमारा दिल चाहेगा 25 से कम चीजें वापस आए ताकि हमारे बिजनेस की सेल बढ़े। अब भाईजान 30 जून का एक्चुअल डाटा अवेलेबल हो गया। व्हाट इज द एक्चुअल डिलीवरी ऑन 30 जून? सॉरी, वापस कितनी आ गई 30 जून को? 20। अब कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? रिसीव्ड बैक वाला। ये किस दिन खड़े होके बना रहा हूंगा मैं? ये किस दिन खड़े होके सोचा था? ये कब बनाएंगे? 20 रिसीव्ड बैक। सेल में एडजस्टमेंट करनी है। कितनी सोचा था वापस आएंगी? कितनी वापस आई? कितनी नहीं आई वापस? वो बिक गई फिर। तो सेल एडजस्टमेंट 5 से इंक्रीज कर दें सेल। डन। आखिरी कॉलम बोलें क्या है? ये रिफंड लाइबिलिटी टू बी रिवर्स की टेंशन ना लें। वो लाइबिलिटी जितनी पड़ी भी, आप लाइबिलिटी शाइबिलिटी अकाउंट को किताबों से वैसे ही फारिग कर दें निकाल के, उसमें टेंशन ना लिया करें कितने पे बुक हुई थी। 25 से लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर दें, रिवर्स कर दें। ये फिगर आपने हमेशा क्या लिया करनी है? सेम लिया करनी। डन। अच्छा, अब एंट्रीज करवा दूं या एंट्रीज हो जाएंगी? ऑब्वियसली यार, इतनी और चीजें IFRS 15 में पड़ी हैं, एंट्रीज तो कर ही लेंगे आप। अब भाईजान एक मसला आ जाता है कभी कभी। वो मसला ये आता है, इस सवाल को ना प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा। सवाल तो बहुत आसान है लेकिन आज कर लीजिएगा। इसको मैंने होमवर्क में डाला नहीं है, डाल दूंगा होमवर्क में, लिस्ट में डाल दूंगा इसको। इस सवाल को भी कर लीजिएगा। एक मसला आता है यार, हमारा कोई ऐसा आइटम हम लॉन्च करते हैं जो पूरा आइटम होता है और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कितना वापस आएगा। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कितना वापस आएगा। मिसाल के तौर पे फिलिप्स वालों ने ऐसा बल्ब लॉन्च किया कि मोटरसाइकिल की बत्ती अगर ख़राब हो जाए तो वो बल्ब जो है वो उसके ऊपर लगा लिया जाए। तो ऐसा बल्ब लॉन्च किया। अब ये बल्ब राइज वालों ने कहा आप हमें बेचें, हम सारे एम्प्लॉयज़ के मोटरसाइकिलों पे लगाएंगे। ये हमारे एम्प्लॉयज़ ज़रा खुश हो जाएंगे, हम राइज के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके मोटरसाइकिलों पे लगाएंगे। तो हु इज़ सेलर? फिलिप्स। हु इज़ बायर? राइज। क्या सेलर का एक्सपीरियंस है पास की बेस पे कि कितनी चीज़ें वापस आ जाएंगी? अब भाईजान आपने पता क्या करना है? एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड में 0 डाल दिया करना है। हमारी एक्सपेक्टेशन कोई नहीं होगी, पहले दिन ही एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड वाले कॉलम में कितना डाल दिया करना है? 0। पढ़ें जी, नोट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड में 0 डालना है। एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड में 0 डाल देना है। पढ़ें। इफ एंटिटी हैज, भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इनकी एक एक चीज को आंखें खोल के पढ़ा करें। इफ एंटिटी हैज लिटिल और in the transaction, then we will not record the revenue at the time of sale. Rather, we will keep the cash received in a यार ये 0 होगा तो ये पूरा फिर इधर आ जाएगी ना फिगर। तो चलें अब पास पेपर के क्वेश्चन 5 का बी करते हैं। Prepare necessary journal entries in the books of RL under each of the following independent scenarios. Under each of the following independent scenarios. The product is new. अभी न्यू नहीं थी, पहले ये assumption थी कि historically बेच रहे हैं। अब क्या assumption है? The product is new. And RL has no historical evidence of product returns. हमें पता ही नहीं उसमें से कितनी वापस आ जाएंगी। और अदर अवेलेबल मार्केट एविडेंस, मार्केट में भी पता नहीं चल रहा कि कितनी चीजें लोगों को वापस आती हैं। अब ये डेटा यही है, अब आपने मुझे फिल करवाना है। जी भाईजान, 5% एक्सपीरियंस या नो एक्सपीरियंस? नो एक्सपीरियंस। इस लाइन को काट सकता हूं अगर आपकी इजाजत है। ऊपर वाला डेटा वही है, ऊपर वाला डेटा वही है। यकम जून को खड़े होकर जो चीजें हैं मुझे ग्रीन से हाईलाइट करवाइएगा,
और 30 जून को जो चीजें हैं वो मुझे स्काई ब्लू से हाईलाइट करवाइएगा। 1 जून को खड़े होकर मुझे बताएं कितनी हैंडओवर की। द प्रोडक्ट इज न्यू एंड हैज नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस। अब मुझे बता दें, मैं 1 जून को खड़े होके, मुझे इल्हाम भी नहीं होना कितनी चीजें वापस आनी है, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कितनी चीजें वापस आनी है, वो तो सिर्फ अल्लाह को पता होगा कितनी चीजें वापस आनी है। तो मुझे बता दें गुड्स हैंडेड ओवर 500 हैज नो एविडेंस ऑफ रिटर्न। मुझे तो पता ही नहीं कितनी चीजें वापस आती हैं, इसलिए सेल बुक करने की जरूरत, सेल बुक नहीं किया करनी, बल्कि आप समझें सारी की सारी वापस आ सकती हैं। अजीब सी बात है, लेकिन आप क्या समझें, सारी की सारी वापस आ सकती हैं। अनसर्टेनिटी तो है ना बहुत ज्यादा, हो सकता है सारी वापस आ जाए, लेकिन अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सेल बुक नहीं करनी है आपने। इधर कितने डालेंगे, 500। आगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। 30 जून को क्या हुआ, अब ना स्काई ब्लू से मैं हाईलाइट करता हूं। ये जो ग्रीन वाला मैंने हाईलाइट किया, ये किस दिन खड़े होके मुझे डेटा था, 1 जून को। अब मुझे किस दिन खड़े होके एक नई इंफॉर्मेशन आनी है, 30 जून को हकीकत पता चल गई। तो राइज वालों के फर्ज करें 500 एम्प्लॉइज थे, तो 500 एम्प्लॉइज की मोटरसाइकिलों पे उन्होंने वो बत्तियां लगा दी, उनमें से 20 एम्प्लॉइज ने वापस कर दी, सर ये फिलिप्स को दे दें, ये हमें नहीं चाहिए बत्ती। डन हो गया। तो आप बता दें जी, हिम्मत करके सही चीज बताइएगा। रिसीव्ड बैक, एक्सेलेंट, 20। आपको पता है ये कॉलम हम कैसे निकालते हैं, ये कॉलम कैसे निकालते हैं, कितनी वापस आनी थी, कितनी आई। मुझे लगता है इस मेथड में ना सेल बुक होना डिले हो जाता है, काफी सेल काफी डिले करके बुक होगी, क्योंकि इधर तो बुक ही नहीं हुई है 1 जून को। और अगर हमारा ईयर एंड 15 जून होता, सर ईयर एंड भी 15 जून होता है यार, होता है, बस छोड़ो। अगर हमारा ईयर एंड 15 जून होता तो फिर सेल बुक ही ना होती, क्योंकि 15 जून को तो कोई हमें बात पता ही नहीं है। सेल इस मेथड में बुक कब होगी, अब 30 जून को। कितनी सेल, 480। और यार इसको छोड़ो, इसको एज इट इज लिख लिया, एंट्रीज कर लेंगे जी सर। बस, ये टेबल बनवाना मकसूद था। तो ऊपर छोटी सी हेडिंग दे दें, हमें एक्सपीरियंस नहीं था उर्दू में, हमें एक्सपीरियंस नहीं था कितनी चीजें वापस आए, इसलिए 1 जून को सेल 0 बुक की है। हमें एक्सपीरियंस नहीं था, रिक्वायरमेंट बी पे लिखें, रिक्वायरमेंट 2 पे हमें एक्सपीरियंस नहीं था कितनी चीजें वापस आए, इसलिए 1 जून को सेल ही बुक नहीं की, सेल सिरे से बुक ही नहीं की। ऐसा ना करें सेल पूरी बुक कर लें, वो अजीब सी चीज हो जाएगी, फिर सेल बुक ही ना करें। तो हर स्लाइड में तकरीबन कहीं जाके एक दरमियान में भी लाइन, आखिर में भी लाइन डली हुआ करेगी, वो जरा गौर से पढ़ा करनी है। ऑनलाइन वालों को थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन फिजिकल वाले ऐसा करें कि यहां पे लिख लें क्वेश्चन 5 के बी का 2। अगर ये स्लाइड आपके पास है, अगर ये स्लाइड आपके पास है हार्ड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, तो यहां पे लिख लें क्वेश्चन 5 के बी का 2। ये स्लाइड नंबर ऑनलाइन वालों 13 है, 13। ये तो फिजिकल वालों के लिए हो गया। ऑनलाइन वाले ऐसा कर लें कि यहां लिख लें स्लाइड नंबर 13 लास्ट लाइन। फिजिकल वालों ने भी ये शुरू कर दिया, चलें ठीक है। डन जी, डन डन, ओके। ले जी, ये स्लाइड नंबर है हमारी 14, ये जी स्लाइड नंबर 14। चलें जी, एक नया कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट जी? कैश डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, कैश डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर। ये अल्लाह का शुक्र है, इस पे हमें कोई सवाल वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये किताब निकाल, पेज निकाल लेंगे, पेज 123 और 124, 123 और 124 ऑफ बुक पेज निकाल लें। अच्छा जी, इधर देखें,
मेरी दुकान है और मैं दुकान के ऊपर जो है वो मिसाल के तौर पे बेचता हूँ साइकिल। मैं साइकिल बेचता हूँ दुकान पे, मैं सेलर हूँ। आप मेरी दुकान पे आए, आपने कहा जी कितने का साइकिल लगाएंगे? मैंने कहा जी आपके लिए 15,000 का साइकिल लगा देते हैं और महीने की क्रेडिट टर्म एग्री कर लेते हैं। तो आप 15,000 रुपये महीने बाद दे जाइएगा, ये साइकिल ले, महीने बाद ये 15,000 दे जाइएगा। लेकिन भाईजान अगर महीने से पहले आ गए ना, अगर महीने से पहले आ गए तो मैं आपको 1,000 रुपया छोड़ दूंगा। इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। महीने से पहले आ गए तो मैं आपको 1,000 रुपया छोड़ दूंगा। इट इज कॉल्ड एज, बोले, कैश डिस्काउंट। क्लियर? जिस वक्त मैं आपको साइकिल बेच रहा हूंगा उस वक्त मुझे नहीं पता होगा आपने महीने से पहले आना है या महीने के बाद आना है, मुझे तो नहीं पता होगा ना। तो जिस वक्त मैं साइकिल बेच रहा हूंगा मैं क्या सोचूंगा कि या अधूरी सेल बुक करूं या पूरी सेल बुक करूं। गॉट द पॉइंट? मैंने कितने का बेचा? 15,000 का। मैंने क्या क्या है, अगर महीने के अंदर अंदर आ जाओ तो कितने छोड़ दूंगा? 1,000 रुपया छोड़ दूंगा। तो फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा अधूरा रेवेन्यू कितना है, 14,000, पूरा रेवेन्यू, लेकिन सेल के वक्त मुझे नहीं पता क्या बनना है। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड कहता है अंदाजे लगा लो। जैसे यहां अंदाजे लगाते हो सारे, इधर तो एक्सपीरियंस नहीं था ना, मैं कल वाले सवालों की बात कर रहा हूं। अंदाजे लगाओ, हर जगह अंदाजे लगा के सेल बुक कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगली बात, जब आप पैसे देने आएंगे तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप आ गए महीने से पहले तो आप अधूरे पैसे लेके आएंगे, क्योंकि आप 15,000 नहीं लेके आएंगे, आप 14,000 लेके आएंगे। और अगर आप महीने के एंड पे आए या उसके भी 1-2 दिन बाद आए तो फिर मैं आपको 14,000 लूंगा, 15,000 आपसे 15,000 लूंगा, फिर मैं कितने पैसे लूंगा? पूरे। तो बता दें अगेन उसी तरह के सिनेरियोज हैं जिस तरह हमने कल किए हैं, लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। सेल के वक्त, कल पढ़ा था सेल के वक्त और सेल रिटर्न के वक्त। आज ये नहीं है, आज क्या है? सेल के वक्त। मुझे उम्मीद होगी या तो आपसे 15 आ जाएंगे या आपसे, ये मैं सोच रहा हूंगा। और आगे ऑन रिसीट फ्रॉम डेटर, जब आप पैसे लाएंगे उस वक्त क्या होगा? या तो आप अगर महीने के अंदर आ गए तो अधूरे लाएंगे पैसे, और महीने के बाद आए तो पूरे लाएंगे। बस ठीक है, ये 1-2 मिनट लगाए इनकी एंट्रीज कर ले। 4 एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज देखें, पेज 123-24। ये एंट्रीज ना मैंने आपको करवानी नहीं, मैं हाथ रख दिया करूंगा, आपने एंट्री मुझे ज़बानी बतानी है, क्योंकि ये इंट्रो की क्लास वाली एंट्रीज हैं उस टाइप की। पेज 123-124। यार ये डब्बा नहीं पढ़ना आपने इंशाल्लाह, ये जो अधूरा और पूरा है ना उसके बाद इंशाल्लाह ये डब्बा नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, ये डब्बे को क्रॉस कर सकते हैं आप। बस सवाल करें आप। अनसफ फुटवेयर किसकी दुकान है जी? जूतों की। अनसफ फुटवेयर, पेज नंबर 123। अल अनसफ फुटवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू लाख टू रियाम ट्रेडर्स ऑन यकम जनवरी 2021 ऑन 2 महीने का क्रेडिट। कितने महीने का क्रेडिट है? 2 महीने का। इट इज कंपनी पॉलिसी टू अलाउ कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द कस्टमर पे विद इन 1 मंथ। आम हालात में कब तक कस्टमर पैसे दे जाता है? 2 महीने में। लेकिन हमने 2 महीने से पहले वाले को डिस्काउंट नहीं दिया कि तुम जो है वो 1 महीने 15 दिन बाद आ जाओ डिस्काउंट देंगे। नहीं 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 नहीं, आम हालात में कस्टमर कब पैसे दे जाता है? 2। हमने ये डिस्काउंट की ऑफर डाली है, ये 2 महीने वाले के लिए डाली है या 1 महीने वाले के लिए? तो हमने 1 जनवरी को मेरे ख्याल से उसे ये कहा है कि अगर तुम 31 जनवरी तक आ गए तो तुम्हें 10% डिस्काउंट दे देंगे, और अगर तुम 1 जनवरी को सेल की मैंने और 31 जनवरी के बाद आए, आ सकते हो 2 महीने तक जब मर्जी आ जाओ, लेकिन अगर महीने बाद आए तो तुमसे पैसे पूरे लेंगे। डन? अच्छा, हाउ द अबव ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑन 1 जनवरी एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। हमारी उम्मीद थी दैट बायर विल नॉट पे विद इन 1 मंथ। हमारी उम्मीद है कि बायर 1, अच्छा फिगर्स निकाल के रख लें, अधूरी और पूरी वाली, अधूरी और पूरी वाली फिगर्स निकाल के रख लें। पूरी सेल कितनी है? लाख की। बुक कितनी करनी है वो मेरी अलग बहस है, और डिस्काउंट के बाद 90,000। ये पूरी फिगर हो गई और ये अधूरी फिगर हो गई। डन?
AF expected that RT will not pay within 1 month, हमारी उम्मीद है कि 1 मंथ में पे नहीं करेगा, बता दें फिर हम डिस्काउंट देंगे। सादा सादा सी बातें हैं, 5 मिनट में ये सिनेरियो खत्म हो जाएंगे, अटेंटिवली सुनते रहना है, बस थोड़ा सा दिमाग देना है। हमारी उम्मीद है कि वो 1 महीने में नहीं देगा, अगर 1 महीने में नहीं देगा तो हम इसे डिस्काउंट देंगे, नहीं देंगे। तो आज 1 जनवरी को कितने की सेल बुक करें? कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कितने से? 1 लाख से, आज पूरी बुक कर लें। एंड ही पेड ऑन 3rd February, और वो पे भी शुक्र है हमारी उम्मीद के मुताबिक बाद में ही करके गया, महीने बाद पे करके गया। पैसे कितने लेके आया होगा, पूरे या अधूरे? बुक कितने किए, लाया कितने, पूरे। तो सेल किस पे रिकॉर्ड करें? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और लाया भी कितने, पूरे, कैश डेबिट। डन डन। अगली एंट्री, हमारी उम्मीद 1 जनवरी को कुछ और होगी, और आपको पता है बाद में हमारे साथ पता नहीं क्या हो। हमें उम्मीद थी RT विल नॉट पे विद इन 1 मंथ, हमें उम्मीद थी कि वो महीने में पैसे नहीं देगा। तो अगर महीने में नहीं देगा तो इंशाल्लाह फिर डेटर कितना बुक करें? लाख। एंट्री बोलें, डेटर डेबिट कितने से? 1 लाख से, क्योंकि हमें पता है वो महीने में नहीं आना, इसने पैसे ले आए, बड़ी बात है, महीने में कहाँ आना इसने। ओए होए होए होए, वो महीने में आ गया, वो 17 दिन में आ गया। लाया कितने? पहली एंट्री हमने कितने से कर दी थी? पहली एंट्री ज़बानी बताएं, पहली एंट्री बताएं क्या कर दी थी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट लाख। इधर देखो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट बुक तो पूरी कर दी हुई है, लाएगा कितने? अब एंट्री टैली करवाएं। सेल का करेंगे भाई डेटर तो क्रेडिट कर देना यार, डेटर तो क्रेडिट कर दें, कितने से? लाख से। डेटर तो पूरे लाख से आप जो है वो कर दें क्रेडिट। लेकिन भाईजान जो बाकी हैं, इंट्रो की क्लास में डिस्काउंट अलाउड में जाता था, वो एडमिन एक्सपेंसेस में या सेलिंग में जाता है। ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कहते हैं सेल ही कम करो। क्या कम करो? सेल में ही एडजस्टमेंट करो, सेल कम करो। डन, समझ आ गया? हाथ खड़ा कर दें। चलें, इसकी टेंशन ना लें, समझ आया नहीं आया, तीसरा ट्राई कर लेते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा समझ। आ रहा है वैसे। हमें उम्मीद है कि बायर 1 महीने में इंशाल्लाह आ जाएगा। सेल बुक कितने पे करूं? 90,000 पे। एंट्री सोचें, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, हमें उम्मीद है महीने में आ जाएगा, इसीलिए हमने डिस्काउंट इनकॉर्पोरेट करके कम सेल रिकॉर्ड किया। तो सेल बुक कितने पे की? 90 पे। डेटर डेबिट 90 पे पूरा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। एंड RT एक्चुअली पेड ऑन 17 जनवरी। और RT ने पे कब किया? 1 माह के अंदर अंदर ही। दे के कितने गया होगा? 90। तो फिर कैश अधूरा ही आया। शुक्र है हमने सेल भी अधूरी बुक की हुई थी। तो सादा एंट्रीज होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कैश डेबिट। और चौथी पॉसिबिलिटी शायद आपको समझ आ गई हो, 4 ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। AF को उम्मीद थी कि वो महीने में पैसे दे जाएगा, तो सेल कितनी बुक की होगी? डेटा डेबिट सेल क्रेडिट 90 से। बट ही एक्चुअली पेड महीने के बाद, 1 महीने 11 दिन बाद उसने बहुत लेट पेमेंट की। अब जब उसने लेट पेमेंट की तो वो फिर लाया कितने? लाख। लेकिन सेल क्या बुक की हुई है? 90। तो घर में जाके दीवानों की तरह ये ना लिखते रहिएगा अधूरी सोची थी पूरी हो गई। हाँ लिख सकते हैं ऐसा हर सिनेरियो के ऊपर, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अधूरी सेल सोची थी लेकिन पैसे कितने दे गया? पूरे। पहले अधूरी सेल बुक करने की एंट्री बताएं। डेटा भी सेल गई 90 से और पैसे पूरे दे गया। कैश पूरा लाख लाया लेकिन डेटर कितने पे खड़ा है? तो डेटर को क्रेडिट। तो जो बाकी 10,000 की सेल बुक नहीं की थी वो भी आज सेल बुक कर लें, सेल क्रेडिट। ओवर कॉन्सेप्ट। रुखसाना भी खुश हो जाएगी। बिल्कुल, भाई की सुई वही अड़ी हुई है। अच्छा, ये स्लाइड नंबर 19-14 चल रही है।
ओए होए स्लाइड नंबर 15, इधर 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 देखते रहना, बस उधर नहीं देखना। ये सवाल हमने कर लिए हैं या करने हैं? ये सवाल हमने तकरीबन कुछ 4 किए थे, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 डन। कैश रिसीव्ड इन एरियर्स, अब मैं पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूं। कैश रिसीव्ड इन एरियर्स, इधर इधर ऊपर देखना ना, नोट्स नहीं देखने। सेल हमने किस पे रिकॉर्ड की थी? पीवी पे, पीवी पे। और रिकॉर्ड क्या की थी? इंटरेस्ट इनकम। कौन से सवाल हमने किए थे? 1 जनवरी को चीजें डिलीवर हुई थी और पैसे हमें लेट आए थे, इसलिए हमने डेटर से इंटरेस्ट भी मांगा था। तो लैपटॉप हमने इधर बेचा था और पैसे कब आए थे? बोले 2 साल बाद, 31 दिसंबर को। डन। ये सिनेरियो खत्म हो गया। भाईजान एक और सिनेरियो भी तो हो सकता है, पैसे इधर, लैपटॉप बाद में। ओए होए, गेम ऑन होने लगी है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग इसे कहते हैं, यानी फाइनेंस कर रहे हैं। इधर कैश रिसीव किस में था? एरियर में। और अगला सिनेरियो कैश रिसीव्ड इन, ज्यादा ना आगे पढ़े, कुछ हो जाएगा, ज्यादा ना आगे पढ़े। अच्छा क्या, अच्छा कल से यही वाला फिर मैं थीम डाल दूंगा। क्या मैं क्या, बंदा आ गया। कैश रिसीव कब हुआ? एडवांस में। गुड डिलीवर। अच्छा आप इस तरह समझें, एक और मिसाल आपको देता हूं, वो तो ले आते हैं ना, वो भी ले आते हैं यार, उनकी टेंशन ना लो। कैश और लैपटॉप भी आ गया। अच्छा इस तरह मिसाल समझें, आपने पीआरसी या एएफसी पढ़ लिया, राइज ने सर्विस दे दी, आपने कहा पैसे सीए करने के बाद दूंगा। तो राइज के बाद पैसे कब आए? सीए करने के बाद। जरा सोचिएगा, अगर इधर की फीस 20,000 है तो राइज शायद आपसे 24-25 हजार ले, अब क्योंकि कहे बहुत अरसे बाद तुम आए, देर कर दी मेहरबान तूने आते आते। ऐसा ही है। तो क्लास के बाद 20,000 फीस थी, आपने सीए करने के बाद दी, 2-3 सालों बाद, तो बताएं क्या बनेगा? इंटरेस्ट इनकम। तो अभी राइज आपसे 20,000 की आपको सर्विसेज दे देगा और आपसे 30-35 हजार और पता नहीं कितने पैसे ले जब आप सीए करके पैसे लें। डन। एक ऑप्शन ये भी हो सकती है, आपने आज अभी इस वक्त जाके प्रिंसिपल साहब को पैसे जमा करवाए कि जी मैंने तो राइज में सीए फाइनल पढ़ना है, 2-3 साल बाद मैंने, या साल 1.5 बाद मैंने राइज में सीए फाइनल पढ़ना है। इज इट पॉसिबल? तो फिर इस दिन आप क्या दे रहे होंगे? पैसे। और राइज सर्विसेज कब दे रहा होगा? बाद में। समझ आ गई? तो ट्रांजैक्शंस कितने किस्म की होती हैं? 2 किस्म की। कभी चीजें डिलीवर पहले हो जाती हैं और कभी, लेकिन यार बुक्स ऑफ सेलर हमारे सिलेबस में है, आईएफआरएस 15। आईएफआरएस 15 बुक्स किसकी बात करेंगे? राइज की बात करेंगे या आपकी बात करेंगे? राइज की बात करेंगे। डन जी। सर इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आ जाता है? वो मैं आपको समझाता हूं, इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आ जाता है। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 मेन क्लास में। कैश रिसीव्ड इन एरिया वाले 4 सवाल किए थे। इसमें गुड डिलीवर होती थी, एंट्री क्या करते थे? फिगर मैंने ज्यूम की है। 1 जनवरी को एंट्री क्या करते थे? डेटा डेबिट से, इधर लैपटॉप बना हुआ था ना अभी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। और 31 दिसंबर 19 को डेटा डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और 31 दिसंबर को मेरे पास जगह नहीं थी, इधर इधर मैंने कर दी डेटा डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि 20 वाली चीज बेच के राइज आपसे 25 रुपए ले रहा है? क्योंकि आप लेट पे कर रहे हैं। तो कैश इज रिसीव्ड इन, यार इसकी एंट्रीज आपने मुझे बतानी है। ये तो नया 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 टॉपिक है ना, इसकी एंट्री। अच्छा चले सोचते हैं। आपने राइज को जाके पैसे दिए कि यार 2 साल बाद मैंने सीए फाइनल की क्लासें पढ़नी है। राइज क्या एंट्री करे? कैश डेबिट, बोले 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 बोले
एक्सेलेंट। कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस क्रेडिट, वेल डन वेल डन। क्या एंट्री करें जी? कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस इन फ्यूचर क्रेडिट। अच्छा, 31 दिसंबर को लाइबिलिटी पे, ये लाइबिलिटी पे तो नहीं होती यार, ये लाइबिलिटी पे होती है या इसके बदले गुड्स या चीजें डिलीवर, सर्विसेज डिलीवर करनी होंगी, सर्विसेज डिलीवर करनी होंगी, तो लाइबिलिटी इन द एंड खत्म तो होगी ना यार, खत्म तो होगी। कब खत्म होगी भाईजान? ये ना बैंक लोन टाइप चीज है, ये बैंक लोन टाइप चीज है। बैंक लोन टाइप चीज कैसे है? राइस को फाइनेंसिंग की जरूरत थी, राइस को फाइनेंसिंग की जरूरत थी, तो क्या किया? राइस को जरूरत पड़ी पैसों की, तो राइस ने अपने शेयर होल्डर से पैसे मांग सकता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, बैंक लोन ले सकता है। किसी आप जैसे ने जाके मशवरा दिया 2 साल बाद सीए फाइनल के जो पैसे आने हैं वो अभी जरा लॉन्च कर दो और बच्चों से फाइनेंसिंग करा लो। क्या करवा लो? बच्चों से फाइनेंसिंग करवा लो, कैश फौरन ले लो। तो ये बैंक लोन टाइप चीज नहीं लग रही? बैंक लोन की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। तो जब बैंक लोन टाइप चीज है तो फिर इंटरेस्ट भी आएगा। अब एंट्रीज ये देखें मैंने सही की है। राइस वालों ने आपसे आज 50 रुपए लिए, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। वक्त गुजरा, जिस तरह बैंक को इंटरेस्ट पे करते थे, इधर इंटरेस्ट इनकम आ रही थी कल तक, आज ये सिनेरियो बदल गया, इधर क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। उधर एंट्री होती थी डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इधर एंट्री उल्टी कर दें, भाई को पता है, इधर एंट्री क्या कर दें? उल्टी कर दें। उधर क्या एंट्री होती थी? उधर 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 मैं कह रहा हूं तो ऐसे सोच रहे हैं और कुछ शक्ल में इधर देख रहे हैं। हाँ, उधर क्या एंट्री होती थी? डेटर डेबिट, इधर और अगली एंट्री अगेन इंटरेस्ट डेबिट और लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। डन। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो ये एंट्रीज होती हैं। अब एंट्री जरा याद करें। राइस वालों ने आपको पढ़ा दिया, एंट्री बताएं। डेटर डेबिट, आपने कहा पैसे मैं सीए करने के बाद दूंगा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। राइस वाले कहेंगे ठीक है, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, सीए करने के बाद आपने पैसे दिए 2 साल बाद, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। डन। वो मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सही, आप पहुंचे हो। इधर आ जाए जी। राइस वालों ने आपसे कहा भाईजान मुझे 2 साल बाद आपने सीए फाइनल पढ़ना है, मुझे पैसे आज दे दें। तो राइस वालों की बुक्स में ये लायबिलिटी आएगी, क्या एंट्री होगी? लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और इन द एंड डरते डरते एक बात करने लगा हूं, यहां सेल इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके रिकॉर्ड करते थे, यहां पर सेल इसकी फ्यूचर वैल्यू लेके रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे सेल इसकी फ्यूचर वैल्यू। अल्लाह करे ये पिछली स्लाइड पे मैंने लिखा हो। हाँ शुक्र है लिखा हुआ है। पिछली स्लाइड पे वापस आ जाए। ये जो सवाल मैंने कराए थे 4, 5, 6, 7, 8 टाइप, इनमें क्या होता था? कैश सेल किस पे रिकॉर्ड होती थी और रिकॉर्ड क्या करते थे? इंटरेस्ट इनकम राइस। आज के सवाल में क्या है? आप राइस वालों को अभी पैसे दे रहे हैं और बाद में इन्होंने सेल राइस किस पे रिकॉर्ड करेगा? आज की वैल्यू पे, या सेल बाद में करनी है? तो इस फिगर की क्या निकाली जाएगी? फ्यूचर वैल्यू। सेल इज रिकॉर्डेड एट, और रिकॉर्ड क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। कस्टमर इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस, कस्टमर इज प्रोवाइडिंग लोन। आप राइस को लोन की तरह के दे रहे हैं ना पैसे, तो राइस को पैसे चाहिए थे बैंक से, राइस ने कोई स्कीम ऐसी लॉन्च की कि कस्टमर से ही पैसे ले लिए। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, दिस ट्रांजैक्शन इज जस्ट लाइक बैंक लोन ऑब्टेन्ड। ठीक है जी। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हवाई बातें तो समझ नहीं आती। आज के नोट्स में आ जाए यार, आज तो जल्दी फारिग हो जाएंगे। हाँ बोलो बोलो। नहीं असल में ना इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं कहते। इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस एक अलग सी चीज है, इसको फाइनेंसिंग कंपोनेंट कहा जाता है। मैं आपका सवाल ले लेता हूँ, क्लास 10 में याद करना, सवाल ले लेता हूँ।
भाई एंट्रीज उसी तरह होंगी या कोई मिरर इमेज टाइप होंगी? मिरर इमेज टाइप। ट्रांजैक्शन सीधी सीधी चलेंगी या डिफरेंट तरीके से, लेकिन होंगी तो आसान इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये आज के लेक्चर नोट्स का पहला सफ़ा है। इसमें तो ऑब्वियसली आपको पता है मैं तराश कर देता होता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपको करवा नहीं पता जो प्लान करता हूँ, कई दफ़ा ज़्यादा कम हो जाती हैं। ये पास हो क्वेश्चन 5 का मैंने आज के सफ़े दूसरे से सोल्यूशन डाल दिया है। इसलिए सोल्यूशन डाला है कि जो किताब में सोल्यूशन थे उनमें ये डब्बे नहीं बने हुए थे, तो इसलिए मैंने सोल्यूशन में डाल दिया पास पेपर क्वेश्चन 5 का। इसके बाद आ जाए जी आज के सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और अल्लाह का शुक्र है ये हमारी स्लाइड्स में भी मैंने इसका नंबर डाल दिया हुआ है, क्वेश्चन 9। पढ़ें जी। एडवांस का सवाल है, एरियर का सवाल है। जरा देखें पैसे बाद में देने हैं या पहले देने हैं। स्टार लिमिटेड हैज मेड द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। शर्म करें यार, सोल्यूशन देख रहे हैं। स्टार लिमिटेड हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, हैज मेड द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। कैश इज रिसीव्ड एट साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चीजें डिलीवर हुई, कैश आया। आज नई वाली बात ना, कैश पहले आया, लैपटॉप डिलीवर नहीं हुए, पैसे पहले आए। तो कैश इज रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 20 एंड गुड्स विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 2 years। द एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 14%। अब आपने पेपर में पता लिखा क्या करना है? पेपर में लिखा करना है कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरह लिखा करना है, कैश इज रिसीव्ड इन। और वो जो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 थे उसमें कैश इज रिसीव्ड इन एरियर था, तो इधर लिखें कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस। जिनके पास नोट्स हैं ऑनलाइन वाले कोई नहीं मसला, वैसे रजिस्टर पे लिख लें आंसर 9 लिख के। चलें जी डन करें। भाईजान जो मैंने सेल बुक करनी है वो कितने साल बाद करनी है? 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल बाद आपको पढ़ाएगा राइट। सेल 2 साल बाद बुक करनी है, लेकिन सेल कितने पे बुक करनी है मुझे वैल्यू तो निकालने देना, ऐसी मेरे मन को जरा तसल्ली हो जाए मैंने सेल किस पे बुक करनी है। सेल इसकी फ्यूचर वैल्यू या इसकी प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका कोई बता दे पहले। तो मेरा ये मशवरा है कि आप ऐसा कीजिएगा, आप ना टेबल बनाने से पहले एक लाइन डाल दिया करें। टेबल बनाने से पहले एक लाइन डाला करें। इसका नाम क्या रखा करें? सेल। बोलें सेल। टेबल कौन सा इंशाल्लाह हम बनाएंगे? टेबल वही वाला, डेट, डिस्क्रिप्शन और डेटर या लाइबिलिटी। रुपीस के साथ पहले मेरे जहन में डेटर चल रहा होता था, आज रुपीस में मेरे जहन में डेटर चल रहा होगा या लाइबिलिटी चल रही होगी। पैसे ले लिए तो लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस इन फ्यूचर, तो आज जहन में लाइबिलिटी सी चल रही होगी। सेल बताएं कितने पे बुक होनी है? अमाउंट कितनी है जी? 2 लाख। इसको 200 कर लेना, 2 मिलियन है तो 2000 हो गया। ठीक है जी, 2000। और इसमें कितने सालों का फर्क है? पैसे कब आए? यकम जुलाई 20 को। सर्विस कब देनी? 30 जून 22 को। तो आप वो जो डायग्राम जहन में रख के कैश को उठा के आगे ले जाएं। पता है मजे की बात क्या होती है? कैश राइज वाले आपसे कम लेते हैं क्योंकि आप पैसे एडवांस में दे रहे होते हैं ना, तो इसलिए कम ले लेते हैं, लेकिन आगे जाके सर्विस फिर आपको ज्यादा देते हैं। किस वजह से? क्योंकि आपने पैसे पहले दे दिए हैं और सेल चीजें बाद में होनी है। तो बताएं इस 2000 को बुलाना है या आगे लेके जाना है? इस 2000 आज मिल गया, इसको यहां लेके जाना है। पीवी क्या होती थी? इस 2000 को यहां लाना होता था। आज क्या करना है? इस 2000 को आगे लेके जाना है। तो फॉर्मूला वही 1.14 है, रेज टू पावर -2 नहीं। और याद रखिएगा पॉजिटिव 2 करेंगे ना ये 2000 बढ़ जाएगा, -2 करते थे डिस्काउंट हो जाता था जी। 2599। अब आप स्टार्ट से शुरू करें, मुझे बताएं यकम जुलाई 20। स्टार्ट कहां से करूं? कैश बुक करूं या लाइबिलिटी बुक करूं? सॉरी डेटर बुक करूं या लाइबिलिटी?
कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट 2000 से, फिर लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे, लाइबिलिटी को ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, फौरन ना बढ़ाओ। आज कितना कैश आया 2000, तो लाइबिलिटी कितने से बुक करें, कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस क्रेडिट। अब इसको बढ़ाना शुरू करें, क्या डेट डालूं ईयर एंड की, 30 जून 21। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस 2000 ज़रब 14%, 280। कैरिंग अमाउंट, यार ये डीकमीशनिंग टाइप कोई चीज है, उधर भी तो लाइबिलिटी बढ़ती थी जी। बोले 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 कैरिंग अमाउंट 2280। अब 30 जून 22, इंटरेस्ट एक्सपेंस 22 इंटू 14%, 319। कैश नहीं आएगा, आखिरी साल कैश नहीं आएगा। नई चीज है ना यार, भाई के मुंह से निकल गया, कोई नहीं, आपके मुंह से भी निकल सकता था। रिवाइज करें चीजें, राइस वालों को पैसे आ गए, कैश डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट। अब चीजें डिलीवर करनी है, तो ये मिसाल ज़हन में रखो ना, ये लैपटॉप और ये, तो कैश इधर आ जाएगा, इधर फिर कैश नहीं आएगा, इधर क्या डिलीवर होंगी, गुड्स डिलीवर होंगी। अब एक लफ्ज में लिखने लगा हूं, वो लफ्ज क्या लिखने लगा हूं, 30 जून 2022 को कैश आएगा या कैश ऑलरेडी आ चुका है। कैश आने की वजह से लाइबल फील कर रहा हूं ना, तो 30 जून 22 को क्या लिखूं, रेवेन्यू बुक होगा। क्या बुक होगा जी, उधर कैश आता था आखिरी लाइन में, इधर क्या आया करेगा, रेवेन्यू। वैसे रेवेन्यू आपने इधर भी निकाला हुआ है, लेकिन अगर ये वाला आपने यूज नहीं करना, देखे ना यार सारे इधर रेवेन्यू इधर भी निकाला हुआ है, लेकिन अगर ये वाला आपने रेवेन्यू नहीं यूज करना, तो आप फिर ऐसा कर लें, कैरिंग अमाउंट 0 कर दें। कैरिंग अमाउंट क्या कर दें, 0, और बैलेंसिंग देख लें क्या आ रहा है, 2280 प्लस 319, इधर 0 है तो 25। लेकिन मेरा मशवरा है कि बैलेंसिंग ना निकालें, उससे रेवेन्यू बुक कर लें, रेवेन्यू बुक कर लें। अब 1 मिनट के लिए पॉज लें, ये नोट ना करें, जनरल एंट्री ज्यादा अच्छी हैं, जनरल एंट्री से समझें। सर्विसेज की एग्जांपल मैं नहीं दे रहा, मैं गुड्स की एग्जांपल ही देता हूं। आपने जाके दुकानदार को 2000 पकड़ाए, तो दुकानदार की जेब में क्या आया, कैश। इधर दुकानदार ने क्या करनी है, चीजें डिलीवर। एंट्रीज बताएं, जब 2000 दुकानदार की जेब में आएंगे आपसे, तो दुकानदार क्या कहेगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट या कैश डेबिट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स। 2000 की एंट्री बताएं, कैश डेबिट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स क्रेडिट। लाइबिलिटीज पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है या लाइबिलिटीज पे इंटरेस्ट इनकम आती है, लाइबिलिटीज पे क्या आता है, 2280 की एंट्री बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। 319 की एंट्री बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। इसकी एंट्री बताएं, लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। तो आज एक काम करें, इसके साथ ऐसे करके ना एंट्रीज लिख लें, जरा मजा आएगा। लिखवाना शुरू करें, कैश डेबिट डेटर डेबिट, अच्छा वैसे ना मैंने इधर देखें, सारे इधर देखें, ये स्लाइड मैंने बना ली थी, लेकिन फिर भी मुझे दिल में आया कि कुछ से एंट्रीज नहीं काबू में आनी कुछ बच्चों से, फिर ये स्लाइड ऐसी तोहफे के तौर पे बनाई थी, वो तो शुक्र है इसका फायदा हो गया। तो ये तो ऐसी मैंने एहतियातन बना दी थी कि कुछ लोगों को अगर एंट्री समझ ना आए तो ये वाली स्लाइड वो देख लेंगे। तो भाईजान कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो बताएं जी एंट्री पहली वाली, कैश डेबिट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स आफ्टर 2 years क्रेडिट या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटीज पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आते हैं, इंटरेस्ट इनकम, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, आगे बोलें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट। ये डेटर वाला सिनेरियो नहीं है, ये लाइबिलिटी वाला सिनेरियो।
अच्छा ऐसे ही कह रहे हैं, मैं पता नहीं क्या। यार हाँ संडे को हम करेंगे तकरीबन कोई 2:45 से लेके 2:45 बजे तक, 2:45 से 3:45 तक, दो घंटे की। जी वो मुझे पता है, वो तो है ना। दो जिनको टैक्स की है और FR2 की है तो वो टैक्स की दूसरी वाली क्लास में गुलबर्ग में आ जाएं, लेकिन फिर 20 बजे तो बस ठीक है, बीच में 2-3 घंटे वेट नहीं कर सकते तो गुलबर्ग में आ जाएं, गुलबर्ग में टैक्स की क्लास अटेंड कर लें। अच्छा, ये इंडिविजुअल मसले इंडिविजुअल आके पूछें। मैं फैकल्टी रूम में होऊंगा 10:20 से 10:40। अच्छा, मैं आपसे ये पूछने लगा था कि हाँ, उसमें IS 38 के 2 सवाल करने हैं, 2 नोट बनाने हैं IS 38 के। मैं ये सवाल यार मुझे करवाने दें। पास पेपर क्वेश्चन 6 का 4B या 6B1 जो 5 मिनट में हो सकता है, मैं देख लेता हूँ। ये दोनों सवाल जरा निकालें, जिसमें देखते हैं कौन सा सवाल हो सकेगा। पास पेपर 6B1 या 4B होमवर्क में डला हुआ है, इससे ऐसा सवाल, इससे ऐसा सवाल एक होमवर्क में डला हुआ है, कर लेंगे ट्राई। 100% इससे ऐसा सवाल है। यार ये कर लो, ये मोबाइल्स वाला 4 का भी ऑन यकम अक्टूबर 2017, यकम अक्टूबर 2017 को। यार वही जहां क्वेश्चन 5 करे थे, पेज 139। ऑन यकम अक्टूबर 2017 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक फॉर सेलिंग 20 स्मार्टफोन्स टू बैंक स्टाफ। समझ आ गई? जैसे फिलिप्स ने राइस को बेचे थे राइस के एम्प्लॉइज के लिए बल्ब, इसी तरह गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन ने कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक के साथ, जिसमें 20 मोबाइल बैंक के स्टाफ को चाहिए थे। अच्छा जी, विद अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 ईयर। मुझे बताएं, अगर आप गैलेक्सी के अकाउंटेंट हैं तो आपकी कितने वादे हैं, कितनी जिम्मेदारियां आपकी? एक ये अंडरलाइन करें, सप्लाई 20 स्मार्टफोन्स टू द बैंक स्टाफ। विद का मतलब होता है एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 ईयर। अच्छा, अभी तक भाईजान आपको क्या पता चल गया? आर यू सेलिंग? जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। व्हाट आर यू सेलिंग? 1 प्रोडक्ट और मोर? अभी तक ये 2 बातें पता चली हैं, अगली 3 बातें अभी नहीं पता चली। तो आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल है, ऑब्लिगेशंस कितनी? 2। अब ढूंढना क्या है? आगे आगे नहीं देखना, ढूंढना क्या है? ये दोनों इकट्ठी करके कितने की बेच रहे हैं, ये ढूंढना है। और दूसरी चीज, अगर दोनों अकेली अकेली बेची जाती तो कितने की बेची जाती? ठीक है, फॉर्मेट वहां नहीं बना हुआ, बनाना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34,650 एंड यार ये 20 स्टाफ मेंबर्स का ना एंड पे देख लेंगे, मुझे सोल्यूशन में नहीं पता। 20 को छोड़ें, मैं पहले एक मोबाइल से खेल लेता हूं, कोई मसला नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34,650 एंड द प्राइस इज पेएबल इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी भाईजान, यकम अक्टूबर को क्या हुआ है? अब ये डेट्स ना लिखा करें, यकम अक्टूबर को क्या हुआ, ये डेट्स आपने लिखा करनी है।
द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर स्मार्टफोन इज इतने एंड द प्राइस इज पेबल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 10 अक्टूबर को बोलें जी पेमेंट। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फोन्स विल नॉट बी रिटर्न टू जीटी। जाहिर बात है मोबाइल आप बेच दिए तो वापस तो नहीं होंगे ना। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड बाय जीटी टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। भाई ये शायद कोई गलती हो गई है, इसको जरा छोड़ें, ये तो एरर है कोई। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन यकम नवंबर 17। ये बातें आज के बाद लिखा करें, बातें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं अब। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन यकम नवंबर। अच्छा भाईजान, अगर अकेले बेचे जाते, अगर अकेले बेचे जाते तो जीटी 18,000 का मोबाइल देते और महीने का पैकेज कितने का देता है? 1800 का। डन। ये दोनों क्या आ गई? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। लेकिन फिगर से खेलना सीखें। ये जो पैकेज है ये एनुअल है पैकेज, और ये अनलिमिटेड मोबाइल नेटवर्क ये क्या है? मंथली है। तो मैंने कहा था टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस से खेला करें, मंथली से नहीं खेलना होता। तो अब बता दें जी, ये 18,000 और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया इससे, और येलो से मैंने हाईलाइट कर दिया 34650 को। 34650 क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। और जिस तरह 450 थी बर्गर के केस में, 450 के तीनों दे रहे थे, अलग अलग किसी और प्राइस का दे रहे थे। करें जी, कॉलम डालें, स्टैंड अलोन प्राइस और एलोकेशन। क्या क्या दिया जा रहा है यार? मेरे ख्याल से बार बार 20 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा, एंड पे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतनी ज्यादा फिगर्स को बार बार 20 मोबाइल बेचे हैं ना, बार बार 20 से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेटवर्क सर्विस, और क्या है जी? नेटवर्क, जैसे गाड़ी के साथ साल की मेंटेनेंस दी थी। अच्छा जी, स्टैंड अलोन सेलिंग पेपर में क्या गिवन होगा? मैं आपको ऑलरेडी बड़ी डिटेल से बता चुका हूं, ये क्वेश्चन मार्क वाली चीजें पेपर में गिवन होंगी, ऐसा ही है। ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं। 3-4, ये मैं एक मोबाइल की कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपके लिए हेडिंग दे दूं मैं, 20 मोबाइल्स की एंड पे इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, आगे चलें जी। 18,000 का क्या है? स्मार्टफोन, और 1800 तो मंथली है, लेकिन हमारा पैकेज कितने अरसे का है? 2139 कैलकुलेटर पकड़े, 34,650 डिवाइड बाय 39,600 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 15,750 18,900। सारे इधर देखें, इधर 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 इधर। चावल पानी में डाल दिए हैं, चिकन भी धुल चुका है। अब सवाल से पूछते हैं पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है, या दोनों अलग अलग बनाने हैं? सवाल से पूछ लेते हैं, ठीक है जी? बता दें बता दें बता दें बता दें। सारा डेटा अवेलेबल हो गया ना? अब तो सब्जियां कट गई, सब कुछ हो गया। तो फ्राइड राइस बनाने हो शायद, और ये डेटें भी हमने लिख ली। अब पता चले सवाल ने कुछ और पूछा, हम कुछ और, हम जनरल एंट्रीज करने बैठ जाए, सवाल ने कहा डिस्कस करो। सवाल की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर द, यार एडजस्टिंग एंट्री जब लॉस आया करेगा ना तो अकाउंटेंट ने भी कोई कर ली होगी, तो वो जो मैंने काटी हुई है लाइन वो फिर मैं बाद में पढ़ लूंगा अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की है। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। अच्छा जी भाईजान, एंट्री बताएं। मैं डेट्स के बगैर कर रहा हूं, एंट्री बताएं। कैश डेबिट हमारे साल में आ गया, हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। पैसे आ गए हैं 10 अक्टूबर को, पैसे आ गए 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को पैसे आ गए। यार वो सवाल वाले ने ना इतनी डिटेल में गया नहीं, अगर आपकी इजाजत हो मैं थोड़ी जरा डिटेल में चला जाऊं, ऐसी थोड़ी 2-3 मिनट लग जाएंगे,
तो डिटेल में ऐसी सवाल वाला डिटेल में गया नहीं, मैं थोड़ी डिटेल में चला जाऊं। अच्छा, 1 अक्टूबर को पैसे आए हैं 10 अक्टूबर को, और डिलीवरी कब हुई 1 नवंबर को, तो 10 अक्टूबर को तो ना रेवेन्यू बुक होना चाहिए मोबाइल का, ना रेवेन्यू बुक होना चाहिए नेटवर्क सर्विस का। डन? क्यों? और कॉन्ट्रैक्ट डेट फर्क करें, कॉन्ट्रैक्ट डेट को हमने क्या करना है, इस दिन तो पार्टीज ने एग्री किया आपस में, पैसे कब आए हैं 10 अक्टूबर को, मोबाइल कब डिलीवर किए। सवाल इतनी डिटेल में गया नहीं क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी हुई थी, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, तो एंट्रीज डेट्स के साथ करवाएं। 10 अक्टूबर, बोले बोले बोले, एक्सेलेंट। कैश डेबिट, हाँ ओरिजिनल है माय डियर, ओरिजिनल एंट्रीज, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। भाईजान पूरे 34,650 से, यार इसको काट दिया करें, ये फिगर्स कंफ्यूज ना करें। 34,650 जरा 20 मोबाइल, 34,650 जरा 20 मोबाइल, कितना 3। आई एम लीस्ट बॉदर्ड के सोल्यूशन में क्या एंट्रीज हुई हुई हैं। 10 अक्टूबर हो गया, अब 1 नवंबर को क्या डिलीवर किया मोबाइल। भाईजान 5वां स्टेप आपको पता है, 5वां स्टेप क्या कहता है, व्हेन सोल्ड माय डियर आई कैनॉट रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन 10 अक्टूबर, I can only record the revenue of mobile when mobile is delivered, and I will only record the revenue of service when the service is delivered. So at this date it was my liability. इस दिन थोड़ी सी डिलीवरी मोबाइल की हो गई, बाकी 2 महीने डिलीवरी किसकी होगी, सर्विस की होगी। तो 1 नवंबर को माशाल्लाह आप लोग सही बिल्कुल एंट्रीज करवा रहे हैं, 1 नवंबर को एंट्री कराएं जिस वक्त मोबाइल डिलीवर हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट एक्स 15 इंटू कितने मोबाइल 315 000 315 000 क्या क्रेडिट, सेल ऑफ मोबाइल। डन? अच्छा यार record the revenue as and when entity perform the obligation। सर्विसेज का कितने महीने का रेवेन्यू बुक कर लें, 2 महीने का बुक कर लें, क्या डेट डाल के 31 दिसंबर, बोलें जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू किसका, सर्विसेज का। सर्विसेज का एक मोबाइल का रेवेन्यू कितने 18,900, लेकिन ये साल का है या पूरे महीने का है, साल का है। तो हिम्मत हिम्मत बिल्कुल ये फिगर इंशाल्लाह सही निकलवाएंगे आप। एक मोबाइल का कितना रेवेन्यू है 18,900, लेकिन मुझे कितने मोबाइल का चाहिए, जैसे मर्जी कर लो यार, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, जैसे मर्जी कर लो। 18,900 जरा 20 मोबाइल 378,000, लेकिन ये तो सारे मोबाइलों का 12 महीने का रेवेन्यू है, मुझे कितने महीने का चाहिए 2/12। आप लोग कह रहे थे 2/12 पहले कर लें, आप लोग ये चाह रहे थे, जैसे मर्जी करो। कितना 63,000। और यार इट इज वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन इन बिजनेसेस, बिजनेसेस में ये बड़ी कॉमन सी ट्रांजैक्शन है। देखो इधर, अभी क्लासें शुरू ही नहीं हुई, कॉलेज वालों ने कहा पूरी फीस दे दो, पूरी फीस दे दो। इधर तुम्हें बुक बेच देंगे, इधर बुक बेच देंगे, बुक तो फौरन बेची जाएगी, और इधर फिर तुम्हें बाकी पढ़ा देंगे हम। ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन। कॉलेज वालों ने 20 की बजाय 22,000 फीस मांगी, 22,000 फीस मांगी, 2,000 की बुक बेची, वो रेवेन्यू इधर रिकॉर्ड कर लें, बाकी जो फीस है 20,000 की उसको आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करें, वाई आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करें, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाएं वैसे वैसे रेवेन्यू। अब ये ओरिजिनल आज कर ली है, इंशाल्लाह रॉन्ग मैं कल पढ़ लूंगा, रेक्टिफाइंग आपको करा दूंगा। मैं बताता हूँ, ठीक है यार, ओवर करो, सवाल पूछो।